अब हम जानेंगे वर्डप्रेस में पेजेस क्या होते हैं और उनको हम कब यूज़ करते हैं। पेजेस हम ऐसी वेबसाइट की टाइप में यूज़ करेंगे जहां पे हमारा कंटेंट जो है बार बार अपडेट नहीं हो रहा। जैसा कि एक ब्लॉग होता है उसमें कंटेंट बार बार अपडेट होता है तो उसमें हम पोस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसी वेबसाइट फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की वेबसाइट है जिसमें डिफरेंट पेजेस हैं, सर्विसेज का पेज है, अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, तो उनके लिए हम पेजेस का इस्तेमाल करेंगे। पेजेस को हम हायरार्किकल भी यूज़ कर सकते हैं। हायरार्किकल का एक मतलब है कि पेजेस जो है वो पेरेंट चाइल्ड की सूरत में भी हो सकते हैं। जैसा कि सर्विसेज का एक पेज है और उसके डिफरेंट सर्विसेज हो सकती हैं। अगर कोई वेब डिज़ाइन एजेंसी है तो उसकी वेब डिज़ाइन की सर्विस है, वेब डेवलपमेंट की सर्विस है, एसईओ की सर्विस है और भी डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हो सकती हैं। और हर एक सर्विस का एक अलग पेज होगा और उसके पेरेंट में एक सर्विस का मेन पेज बनाया जा सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। वर्डप्रेस में पेज बनाने के लिए सबसे पहले हम वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में जाएंगे। वर्डप्रेस का एडमिन पैनल खोलने के लिए हम उसका URL लिखेंगे wp/admin। एडमिन में जाने के बाद हम पेजेस के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे हमें वो सब पेजेस नज़र आएंगे जो हमने पहले से बना रखे हैं। और जब हमने नया पेज बनाना है तो हम इस ऐड न्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमें ये वाली स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पे हम पेज का टाइटल ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है तो हमने पेज का नाम लिखा। यहाँ पे हम उसका कोई भी कंटेंट जो उस पेज में हमने ऐड करना है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसको हम फिर पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद यहीं से हम उसको हमारा URL मिल गया। ये हमारा पेज हमें इस तरह का नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमें पेज की डिफरेंट सेटिंग्स भी नज़र आएंगी। ऊपर जो आइकॉन्स आ रहे हैं इनको हम क्लिक करेंगे तो इनमें हमें पेज की डिफरेंट सेटिंग्स नज़र आएंगी। अब ये वाली सेटिंग्स जो हैं हर थीम के हिसाब से वो अलग हो सकती हैं। अगर आप थीम स्विच करेंगे तो हो सकता है पेज की सेटिंग्स जो है वो आपको डिफरेंट नज़र आए, क्योंकि हो सकता है किसी थीम ने अपनी कोई नई सेटिंग्स ऐड की हों या वर्डप्रेस की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उनमें से किसी को डिसेबल किया हो या रिमूव किया हो। तो आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि आपकी सेटिंग्स जो हैं वो थीम स्पेसिफिक जो है वो हो सकती हैं। यहाँ पे हम सेटिंग्स जब एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इस पेज को हम डिफरेंट ऑप्शंस हमें यहाँ पे नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेज में साइड बार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम इसको कहते हैं कि साइड बार नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे अब साइड बार नहीं आ रही। जब हमने पहले इसको देखा था तो उसमें साइड बार नज़र आ रही थी। इसी तरह अगर हमने पेज का हायरार्की बनानी है, हमने एक पेज को दूसरे पेज के चाइल्ड में ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी पेज को एडिट करेंगे। अबाउट के पेज को या हम सर्विसेज के पेज को हम एडिट करते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये हमारा अबाउट के पेज का चाइल्ड होगा। तो हम इस सेटिंग्स वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, हमें ये स्क्रीन नज़र आएगी। नीचे जाके हम पेज एट्रीब्यूट्स के सेक्शन में इसका पेरेंट पेज जहाँ से असाइन कर सकते हैं। पेरेंट में हमने अबाउट सेलेक्ट कर लिया। पेज को जब अपडेट करेंगे तो अब इस पेज का जो है वो URL भी चेंज हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि अब ये पेज स्टैंड अलोन पेज नहीं है, ये अबाउट का चाइल्ड पेज है। तो इसमें फिर हमारी साइट का URL आ रहा है, उसके बाद हमारा अबाउट आ रहा है, अबाउट के पेज का एड्रेस, और उसके बाद हमारा सर्विसेज का जो पेज अभी हमने उसको चाइल्ड में असाइन किया है वो आ रहा है। एक पेज के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, लेकिन एक पेज का जो है वो मल्टीपल पेरेंट्स जो है वो नहीं हो सकते। इसी तरह हमने पेज की, अगर पेज पे हमने कमेंट्स अलाउ करने हैं तो हम इसको क्लिक कर देंगे, लेकिन मोस्टली
पेजेस पे कमेंट्स जो है वो अलाउ नहीं किए जाते, लेकिन अगर हमने किसी यूज़ केस में हमें उसकी ज़रूरत है तो हम उसमें कमेंट्स अलाउ कर देंगे। इसी तरह इसकी विजिबिलिटी है, इसको पब्लिक कर सकते हैं, या पेज को हमने किसी फ्यूचर डेट में पब्लिश करना है, अभी नहीं करना, तो भी हम यहाँ पे उसकी कोई डेट डाल सकते हैं। अभी हमने सीखा वर्डप्रेस में पेजेस क्या होते हैं और हम पेज कैसे बनाते हैं। पेज को किसी के पेरेंट में कैसे असाइन करते हैं, पेज का हम एड्रेस बार में यूआरएल कैसे चेंज करते हैं, और पेज को हम फ्यूचर डेट के लिए कैसे पब्लिश कर सकते हैं, और पेज की हम डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो कहाँ से एक्सेस करेंगे और कैसे एक्सेस करेंगे। कोई भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमें एक अदद एडिटर की ज़रूरत होती है। वर्डप्रेस में जब भी हम कोई पोस्ट या पेज बनाते हैं तो उसके लिए भी हम एडिटर का यूज़ करते हैं। उस एडिटर को हम गुटेनबर्ग कहते हैं। गुटेनबर्ग वर्डप्रेस के 5.0 वर्जन के साथ रिलीज़ हुआ था। उससे पहले क्लासिक एडिटर का इस्तेमाल होता था। क्लासिक एडिटर जो है वो एक पूरे पेज के लिए एक ही कंटेंट एरिया मिलता था, जिसमें हम पूरे पेज का कंटेंट जो है वो हैंडल करते थे। लेकिन गुटेनबर्ग जो है वो एक ब्लॉक एडिटर है। उसमें हम एक ही पेज के डिफरेंट हिस्से बना सकते हैं और हर हिस्से को हम ब्लॉक कहते हैं। तो एक पेज के हम 10 हिस्से भी बना सकते हैं, एक पेज के हम 20 हिस्से भी बना सकते हैं, और हर हिस्से या हर ब्लॉक को हम अलग से जो है वो स्टाइल कर सकते हैं। गुटेनबर्ग को वर्डप्रेस में यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन करेंगे। एडमिन पैनल में आने के बाद हम कोई भी पेज या पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम किसी एग्जिस्टिंग पेज को भी एडिट कर सकते हैं और एक अदद न्यू पेज भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू पेज बनाने जाएंगे। तो ये वाला जो एडिटर या इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, इसे गुटेनबर्ग कहते हैं। ये गुटेनबर्ग वर्डप्रेस के 5.0 वर्जन के बाद से इस्तेमाल होता आ रहा है। यहाँ पे अगर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ब्लॉक्स या एलिमेंट्स नज़र आएंगे। किसी को भी हम पेज पे ऐड कर सकते हैं। इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो हम इसके एडिट या सिलेक्ट मोड में आ सकते हैं। इससे हम चेंजेस को अंडू कर सकते हैं, यहाँ से हम चेंजेस को रीडू कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन दिखाती है कि हमारे पेज पे कौन कौन से एलिमेंट्स और कितनी तादाद में हमारे पास एडिड हैं। यहाँ से हम लिस्ट व्यू में इसके जितने भी हमने ब्लॉक्स ऐड किए हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हम पेज को ड्राफ्ट की शक्ल में स्विच कर सकते हैं, पेज का प्रीव्यू कर सकते हैं, और यहाँ पे पेज की डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो हम देख सकते हैं। अभी एक बेसिक पेज कैसे बनेगा, हम बनाते हैं न्यू पेज और उसमें एक दिस इज़ माय पेज। इसको जब हम पब्लिश करेंगे तो अब ये हमारा पेज गुटेनबर्ग एडिटर की मदद से क्रिएट हो गया है। अब इस पेज में अगर हम अब इस इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो गई है। इसमें वर्ड्स कितने हैं, इसमें ब्लॉक्स कितने हैं, इसमें हेडिंग्स कितनी हैं, वो सब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करें तो हमें यहाँ पे ब्लॉक्स की जो है वो लिस्ट नज़र आ रही है। अगर हमने कोई न्यू ब्लॉक ऐड करना है तो हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और हम एक अदद यहाँ पे हेडिंग ऐड कर लेंगे, दिस इज़ हेडिंग। और उसके बाद जब हम उसको अपडेट करेंगे तो अब यहाँ पे हमें हमारी लिस्ट में जो भी ब्लॉक हमने अभी हेडिंग का ऐड किया वो नया आ गया। पहले एक पैराग्राफ का ब्लॉक था, और अगर हम इस स्टैट्स पे क्लिक करेंगे तो हमें अब यहाँ पे स्टैट्स जो है वो डिफरेंट नज़र आ रही हैं। ये था ओवरव्यू वर्डप्रेस के गुटेनबर्ग का। वर्डप्रेस का गुटेनबर्ग एडिटर जो है वो देखने में कैसा है और उसमें कौन कौन से ऑप्शन है। ये यहाँ पे हमें जो वर्डप्रेस का लोगो दिख रहा है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हम वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में दोबारा वापस आ जाएंगे।
सिमिलरली अगर हम किसी भी पोस्ट पे, यहाँ से हमने ऑल पोस्ट सेलेक्ट कर ली, किसी भी पोस्ट को हम एडिट करेंगे तो पोस्ट पे भी हमें यही गुटेनबर्ग एडिटर जो है वो देखने को मिलेगा। ये था गुटेनबर्ग एडिटर का ओवरव्यू। गुटेनबर्ग एडिटर को हम एक्सेस कैसे करते हैं, किसी भी पेज या पोस्ट को एडिट करके, और उसके डिफरेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, और उसमें ब्लॉक्स हमें कहाँ से एक्सेस होते हैं, और एडिटर में हम डिफरेंट ऑप्शंस कैसे और कहाँ पे देख सकते हैं। अब हम सीखेंगे गुटेनबर्ग के ब्लॉक्स क्या होते हैं। वर्डप्रेस में जब हम गुटेनबर्ग एडिटर यूज़ कर रहे होते हैं तो किसी भी पेज या पोस्ट पे कोई भी एलिमेंट या कंटेंट डालने के लिए हमें ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। हर एलिमेंट का एक हमारे पास ब्लॉक मौजूद होगा। अगर हमने पेज पे पैराग्राफ ऐड करना है, हमने टेबल ऐड करनी है, हमने लिस्ट बनानी है, या हमने फ़ोटो गैलरी डालनी है, तो हर एलिमेंट का एक ब्लॉक हमारे पास मौजूद है। इन ब्लॉक्स को, मुख्तलिफ ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए हम पेज के डिफरेंट हिस्से बनाएंगे, और एक कंप्लीट पेज या पोस्ट हम डिफरेंट ब्लॉक्स की को तरतीब दे के बना सकते हैं। उसके बाद गुटेनबर्ग के एडिटर में कुछ पैटर्न्स भी मौजूद होते हैं। पैटर्न भी कंटेंट एलिमेंट्स होते हैं जो पहले से प्री डिज़ाइंड होते हैं, उनको यूज़ करके हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो जो पैटर्न हमें पसंद आएगा उसको हम ऐड करेंगे, और उसका कंटेंट जो है उसमें ऐड या रिमूव कर लेंगे। उसके बाद जो ब्लॉक्स हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट गुटेनबर्ग में आते हैं, उनके अलावा प्लगइन्स का इस्तेमाल करके भी हम एडिशनल ब्लॉक्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक पैटर्न्स की डायरेक्टरी है जहाँ से हम मुख्तलिफ पैटर्न जो है वो कॉपी करके गुटेनबर्ग में पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम पैटर्न्स, ब्लॉक्स और डिफरेंट ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए हम एक कंप्लीट पोस्ट या पेज डिज़ाइन करेंगे। तो हम एक पेज बना लेंगे। न्यू पेज बनाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, ऑल पेजेस में ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, तो हमारा एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम एक न्यू पेज बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास गुटेनबर्ग एडिटर खुल गया है। यहाँ पे हम पेज का टाइटल डालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पेज यूजिंग ब्लॉक्स। अब यहाँ पे हमने पेज के जितने भी एलिमेंट्स बनाने हैं, हर एलिमेंट के लिए हम एक नया ब्लॉक ऐड करेंगे। अगर हमें इमेज चाहिए, हमें लिस्ट चाहिए, हमें टेबल चाहिए, हमें गैलरी चाहिए, उसके लिए हम एक ब्लॉक ऐड करेंगे पेज पे, और वो एलिमेंट हमारा पेज पे ऐड हो जाएगा। सबसे पहले हम पैराग्राफ का टेक्स्ट यूज़ करते हैं, पैराग्राफ का ब्लॉक यूज़ करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ से डमी टेक्स्ट कॉपी किया, यहाँ पैराग्राफ में इसको प्लेस करेंगे। अब हर जो हमारा ब्लॉक है उसके जो है हमारे पास तीन चीज़ें हमारे पास आ रही होंगी। एक पेज का, एक ब्लॉक का कंटेंट एरिया, ब्लॉक की टूल बार, और ब्लॉक की साइड बार की सेटिंग्स। ये है हमारे ब्लॉक का कंटेंट एरिया जहाँ पे हम कंटेंट लिखेंगे। ये ब्लॉक का टूल बार है जहाँ पे इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हमें नज़र आ रही होंगी। तो अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल पेज का कंटेंट जो है हमने उसको, किसी पोर्शन को हमने बोल्ड करना है, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, सिंपली बोल्ड पे क्लिक कर देंगे तो हमारा कंटेंट बोल्ड हो जाएगा। अगर हमने किसी कंटेंट को लिंक बनाना है तो हम यहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर हम किसी इंटरनल पेज के से लिंक करना चाह रहे हैं तो वो टाइप कर देंगे, या हम यहाँ पे कोई URL भी दे सकते हैं। अगर किसी कंटेंट को हमने इटैलिक करना है तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अब अगर हमने इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, टेक्स्ट को हमने सेंटर अलाइन करना है, तो हमारे पास उसका भी ऑप्शन मौजूद है। अगर हमने उसको राइट अलाइन करना है तो उसका भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, और अगर हमने उसको लेफ़्ट अलाइन ही रखना है तो उसका भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद इसकी राइट साइड बार में इसके इसी ब्लॉक के कंट्रोल्स हैं। अगर हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या उसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसकी भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हमने टेक्स्ट बैकग्राउंड इसका कर दिया है ब्लैक,
टेक्स्ट का कलर हम कर लेंगे वाइट। उसके अलावा हम इसके पैराग्राफ के फ़ॉन्ट का साइज़ भी जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें पसंद नहीं आया तो हम उसको क्लियर कर लेंगे। तो डिफरेंट सेटिंग्स हमारे पास मौजूद हैं, टूल बार हमारे पास मौजूद है, और उसके अलावा इसी ब्लॉक की यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स मौजूद हैं जिनको यूज़ करते हुए हम इस ब्लॉक को डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेटिंग इसकी कर सकते हैं। अब जब ब्लॉक हमारा ऐड हो गया तो हम इसको पब्लिश कर लेंगे और अपने पेज को नए टैब में व्यू कर लेंगे। तो जो अभी हमने ब्लॉक यहाँ पे ऐड किया है वो हमारा यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया। अब हम इस पेज की मज़ीद सेटिंग्स करते हैं। यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग्स में आए, हम चाहते हैं कि इस पेज पे कोई भी साइड बार जो है वो नहीं होने चाहिए और इसकी पेज की विड्थ जो है वो वाइड होनी चाहिए। तो अब हमारे पास ये डिज़ाइन आ गया है। अब हम चलते हैं इस पेज की मज़ीद सेटिंग्स करते हैं। हम इसका टाइटल जो है हम डिसेबल कर लेंगे और इस ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए हम एक नया ब्लॉक ऐड करेंगे। सो जब भी हमने नया ब्लॉक ऐड करना है हम इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो भी ब्लॉक्स हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं सब हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और किसी भी ब्लॉक पे हम होवर करेंगे तो उसका हमें एक छोटा सा प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि ये ब्लॉक ऐड करने के बाद नज़र कैसे आएगा। तो अभी हम एक कवर का ब्लॉक ऐड करते हैं जिसमें हम एक कवर इमेज ऐड करेंगे। इमेज हम नया भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और हमारे पास जो पहले से अपलोडेड इमेज हैं हम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ से हम ब्लॉक को ऊपर नीचे भी लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे। इमेज के बाद अब हम एक और नया ब्लॉक ऐड करेंगे। नया ब्लॉक ऐड करने के लिए हम प्लस के साइन पे जाएंगे, यहाँ पे हमें ब्लॉक्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक गैलरी का ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया। इसके लिए हम मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड मीडिया या इमेजेस हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उनमें से कुछ इमेजेस हम सेलेक्ट करके न्यू गैलरी इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे राइट साइड पे हमें इस गैलरी के ब्लॉक के जो है वो अब ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो गए हैं। हम इसके कॉलम जो है वो 1 कॉलम कर लें, 2 कॉलम कर लें या 3 कॉलम कर लें। और इसके साथ मज़ीद ऑप्शंस हैं, जब आप इमेज पे क्लिक करें तो वो उसे कहाँ पे जाना चाहिए या इमेज की साइज़ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस गैलरी को हम इसकी सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमने इसको पैराग्राफ के ब्लॉक के नीचे लेके जाना है तो हम सिंपली डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये एक एलिमेंट नीचे आ जाएगा। अगर हमने इसको ऊपर लेके जाना है तो टॉप वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो ये एक एलिमेंट ऊपर चला जाएगा। तो हमें ये पैराग्राफ के नीचे चाहिए। पेज को हमने अपडेट किया, यहाँ से अब हमारे पास टॉप पे हमारा कवर इमेज आ गया, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ आ गया और नीचे हमारी गैलरी आ गई। अब हमें ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ थोड़े से मिक्सअप नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए हम कौन सा ब्लॉक यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यहाँ से सर्च करेंगे स्पेस का ब्लॉक हम ऐड करेंगे और उसको हम ड्रैग करके जहाँ पे हमने स्पेस देनी है वहाँ पे ले जाएंगे। इसी ब्लॉक को हम दोबारा से डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। इसी ब्लॉक की एक हमारे पास कॉपी बन जाएगी। तो अब हमने इस कवर के नीचे स्पेस का ब्लॉक ऐड किया और उसके बाद पैराग्राफ के नीचे स्पेस का ब्लॉक ऐड किया। पेज को हम अपडेट करेंगे तो जो स्पेस हमने ऐड की है वो हमें यहाँ पे नज़र आएगी। अब हमारा पेज थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है। तो जो भी आपको पेज पे ब्लॉक चाहिए यहाँ से आप उसको क्लिक करके ऐड करेंगे और सिंपली आपका ब्लॉक आपके पास यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। कुछ ब्लॉक्स जो है, काफ़ी सारे ब्लॉक्स जो है आपको डिफ़ॉल्ट गुटनबर्ग के साथ मिलते हैं। कुछ ब्लॉक्स जो है वो आपको अपने थीम के साथ भी मिल सकते हैं। हो सकता है अगर आप डिफरेंट थीम लगाएं तो उस थीम के भी एडिशनल ब्लॉक आपको वह यहाँ पे ब्लॉक्स में नज़र आना शुरू हो जाएं। और जो ब्लॉक एग्जिस्टिंग आपके पास, फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा ब्लॉक चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, तो वर्डप्रेस की एक ब्लॉक की डायरेक्टरी भी है। आप किसी भी ब्लॉक को सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको अपना मतलूबा ब्लॉक मिल सकता है एक प्लगइन की सूरत में। जब आप ब्लॉक सर्च करेंगे अगर उसके अगेंस्ट कोई ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो वो आपको वहाँ पे सर्च में शो हो जाएगा। उस पर आप जब क्लिक करेंगे
तो उसका प्लगइन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और वो आपके पास ब्लॉक जो है वो मौजूद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक टीम का ब्लॉक चाहिए जो कि एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स में नहीं है, तो अब ये ऑनलाइन डायरेक्टरी से सर्च कर रहा है। यहाँ पे हमें डिफरेंट ब्लॉक्स नज़र आना शुरू हो गए, तो हमें अपना मतलूबा जो ब्लॉक है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये ब्लॉक अब ऑनलाइन डायरेक्टरी से इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट होगी, हमारे पास ये वाला ब्लॉक जो है वो यूज़ करने के लिए अवेलेबल होगा। तो इस तरह जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स है हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा ब्लॉक है जिसकी हमें ज़रूरत है और वो यहाँ पे नहीं है, तो उसको हम सर्च करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा ब्लॉक, टीम का ब्लॉक हमने ऑनलाइन डायरेक्टरी से ले लिया। यहाँ पे इसकी डिफरेंट सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। इसका हम नेम चेंज कर सकते हैं और इसका हम टाइटल या कंटेंट कोई भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। पेज को हम अपडेट करेंगे, पेज को रिफ़्रेश करेंगे, तो जो हमने ब्लॉक ऐड किया वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको स्पेस डालने के लिए हमें इसके लिए एक और स्पेस का ब्लॉक भी यूज़ कर लेंगे। ब्लॉक्स के बाद एक और हमारे पास गुटनबर्ग एडिटर में एक और ऑप्शन होता है जिसे हम पैटर्न्स बोलते हैं। पैटर्न्स बने बनाए पेज के एलिमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपना टाइम सेव कर सकते हैं, और बने बनाए एलिमेंट्स अपने पेज पे ऐड करके उनमें अपना कंटेंट चेंज करके उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जो पैटर्न हमें पसंद आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें प्राइसिंग टेबल का पैटर्न पसंद आया है, ये बने बनाया डिज़ाइन और कंटेंट हमें मिला है। यहाँ पे हम इसकी सेटिंग्स चेंज करके, इसका कंटेंट चेंज करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे कहते हैं सिल्वर, यहाँ पे गोल्ड, डायमंड। तो हम डिफरेंट पैकेजेस बना सकते हैं, प्राइसिंग टेबल बना सकते हैं, मज़ीद पैटर्न्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक पैटर्न हमने प्राइसिंग टेबल का यूज़ किया, मज़ीद इसी तरह मज़ीद पैटर्न्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी पैटर्न हमें पसंद आएगा हम प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, पैटर्न्स पे जाएंगे, जो भी पैटर्न हमने यूज़ करना हुआ उसको जस्ट क्लिक करेंगे और वो यहाँ पे हमें पेज में इंसर्ट हो जाएगा, और उसके हमें साइड बार में उसकी सेटिंग्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी, और हम उसका कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं। पेज को अपडेट करेंगे और अभी जो हमने 2 पैटर्न्स ऐड किए हैं वो भी हमें अपने पेज पे नज़र आना शुरू हो गए हैं। अभी हमने देखा कि गुटनबर्ग के ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए हम एक पेज या पोस्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ब्लॉग्स हैं उनके अलावा भी वर्डप्रेस की प्लगइन डायरेक्टरीज पे ऐसे प्लगइन्स मौजूद हैं जिनको इंस्टॉल करके आप मज़ीद ब्लॉग्स अपने गुटनबर्ग के एडिटर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक पैटर्न्स की डायरेक्टरी भी है जहां से आप सिंपली पैटर्न कॉपी करके अपने एडिटर में पोस्ट कर सकते हैं और वो पैटर्न आपको एज़ इट इज़ मिल जाएगा। इसके हवाले से मज़ीद हेल्पफुल मटेरियल आपको हमारे LMS पे मिल जाएगा। अब हम सीखेंगे वर्डप्रेस में विजेट्स एंड साइड बार्स क्या होते हैं। विजेट्स बेसिकली हमारे कंटेंट के एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम किसी कंटेनर में प्लेस कर सकते हैं, और जिस कंटेनर में हम विजेट्स को प्लेस करते हैं उसको वर्डप्रेस की लैंग्वेज में साइड बार बोलते हैं। साइड बार डिपेंडिंग ऑन योर थीम, इंस्टॉल्ड थीम, साइड बार आपकी लेफ़्ट पे हो सकती है, आपके पेज के राइट पे हो सकती है, आपके फुटर में हो सकती है, हेडर में हो सकती है, और इट कुड बी ऑन एनी लोकेशन डिपेंडिंग ऑन योर थीम। सो साइड बार एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हम विजेट्स को प्लेस कर सकते हैं, और विजेट्स हमारे कंटेंट के एलिमेंट्स हैं। जस्ट लाइक ब्लॉक्स, हम विजेट्स किसी भी साइड बार या कंटेनर में प्लेस करेंगे और वो हमारे उस कंटेनर में विजिबल होंगे। तो वो कंटेनर हम पेज की राइट साइड पे डाल सकते हैं, पेज की लेफ़्ट साइड पे रख सकते हैं, पेज के बॉटम में रख सकते हैं। हमारे पास ये एक ब्लॉग का पेज है जिसमें हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे हमारा एक कंटेनर है या साइड बार है जिसमें डिफरेंट कंटेंट के एलिमेंट्स आ रहे हैं।
ये जो लेफ़्ट पे ये वाला कंटेनर है ये हमारी साइड बार है और इसमें हमने डिफरेंट विजिट्स जो है वो प्लेस किए हुए हैं। इनकी हम तरतीब भी चेंज कर सकते हैं, इनको हम रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम नए भी विजिट्स ऐड कर सकते हैं। तो विजिट्स को ऐड या रिमूव करने के लिए हम जब एज अ एडमिन लॉग्ड इन होंगे तो हम टॉप बार में होवर करेंगे, यहाँ पे हमें विजिट्स पे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम विजिट्स का हमारे पास एक ब्लॉक एडिटर है जो हमें अलाउ करता है कि हम यहाँ से विजिट्स जो है वो मैनेज कर सकें। तो हमारी ये मेन साइड बार है जो हमारे पास विजिबल है हमारे ब्लॉग के पेज पे। तो यहाँ से हम किसी भी विजिट को रिमूव भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे नया विजिट भी ऐड कर सकते हैं। नया विजिट ऐड करने के लिए हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ब्लॉक्स नज़र आएंगे, इनमें से हम कोई भी ब्लॉक जो है वो ऐड कर सकते हैं। हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज पे क्लिक किया, मीडिया लाइब्रेरी से हम कोई इमेज पिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करके हमने इंसर्ट कर दिया। अब इसकी हम सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं, सिंपली इसको हम ड्रैग कर सकते हैं ऑन अ डिफरेंट लोकेशन। यहाँ पे हमने इसको ड्रैग किया, अब हम पेज को अपडेट कर देंगे। इमेज का विजिट हमने प्लेस कर दिया, अब हम साइट को विज़िट करेंगे, ब्लॉग के पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे जो विजिट्स आ रहे थे वो जो हमने तब्दीलियाँ की हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सिमिलरली इस पेज को हम एडिट करेंगे, एडिट पेज पे गए, हम अपनी साइड बार की सेटिंग जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमारी साइड बार लेफ़्ट पे आ रही है, हम साइड बार को राइट पे भी असाइन कर सकते हैं। साइड बार की सेटिंग्स अपडेट करने के बाद हमने पेज को रिफ़्रेश किया तो हमारा जो विजिट्स एरिया था या विजिट्स का कंटेनर था अब वो राइट साइड पे आ गया है। डिपेंडिंग ऑन योर थीम आपकी साइड बार जो है वर्डप्रेस की लैंग्वेज में विजिट के कंटेनर को हम साइड बार बोलते हैं। लाजमी नहीं है कि साइड बार किसी साइड पे ही हो, वो आपके हेडर में भी हो सकती है, वो आपके फुटर में भी हो सकती है, वो पेज के राइट साइड पे भी हो सकती है और पेज के लेफ़्ट साइड पे भी हो सकती है। अभी हम जो थीम यूज़ कर रहे हैं इसमें हेडर में भी विजिट एरिया हम लगा सकते हैं। हम अपने कस्टमाइज़र में जाएंगे, कस्टमाइज़ पे क्लिक किया हमने, हेडर बिल्डर में गए, यहाँ पे हम हेडर में विजिट्स को इनेबल कर लेंगे। विजिट्स को इनेबल करने के बाद हमने अपनी चेंजेस पब्लिश की, दोबारा हम अपने विजिट्स के एरिया पे आ गए हैं। जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब हमें यहाँ पे हेडर बिल्डर विजिट 1 मिल गया और हेडर बिल्डर विजिट 2 मिल गया। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम हेडिंग प्लेस कर लेते हैं, हम कहते हैं जी दिस इज़ लेफ़्ट कंटेंट और इसको हमने अपडेट कर लिया। और सिमिलरली हम हेडर विजिट 2 एरिया में भी कोई ब्लॉक प्लेस करेंगे, इसको हम बोल देंगे जी दिस इज़ राइट कंटेंट, इसको हमने अपडेट कर लिया। अब हम अपना पेज व्यू करेंगे तो हमें जो यहाँ पे हमने दो साइड बार कंटेनर या साइड बार या विजिट कंटेनर प्लेस किया था वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गए। डिपेंडिंग ऑन योर थीम ये डिफरेंट एरियाज़ पे भी हो सकते हैं, ये यहाँ पे हेडर में भी हो सकते हैं, ये फुटर में भी हो सकते हैं और ये किसी भी लोकेशन पे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंस्टॉल्ड थीम। अभी हमने देखा कि हम साइड बार्स और विजिट्स का इस्तेमाल वर्डप्रेस में कैसे करते हैं। साइड बार और विजिट्स हम उस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कोई कंटेनर है या कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जो कि सारे पेजेस पे कॉमन है, तो हम उसके लिए एक साइड बार या एक विजिट्स कंटेनर बना लेंगे, उसमें हम कुछ विजिट्स प्लेस कर देंगे और उस पूरे कंटेनर को हम जिस जिस पेज पे डिस्प्ले करना होगा वो आपके थीम की मदद से उसको वहाँ पे कॉल कर लेंगे। वो हेडर में हो सकता है, वो फुटर में हो सकता है और वो पेज की राइट या लेफ़्ट साइड में हो सकता है। तो जब भी हमने कोई चेंज करनी है उस कंटेनर के लिए एक ही जगह हम चेंज करेंगे, तो जहाँ जहाँ भी वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं हर जगह वो अपडेट हो जाएगी, क्योंकि
एक ही एलिमेंट या एक ही विजिट का कंटेनर जो है वो सारे पेजेस पे हम डिस्प्ले कर रहे थे। अब हम सीखेंगे वर्डप्रेस में स्टिकी पोस्ट क्या होते हैं। स्टिकी पोस्ट, जैसा कि आप फेसबुक में भी किसी पोस्ट को टॉप पे पिन कर लेते हैं, सिमिलरली वर्डप्रेस में भी ऑप्शन होता है कि आप किसी पोस्ट को स्टिकी पोस्ट बना लें तो वो आपके ब्लॉग के पेज पे सबसे टॉप पे नज़र आएगी। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपके पास कोई अनाउंसमेंट है या आपके पास कोई ऐसी पोस्ट है जिस पे आप चाहते हैं कि ज़्यादा व्यूज़ मिलें या ज़्यादा वो आपके यूज़र्स को नज़र आए या कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आप टॉप पे स्टिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किसी भी पोस्ट को स्टिकी बना सकते हैं। आप एक पोस्ट को भी स्टिकी बना सकते हैं और आप मल्टीपल पोस्ट को भी स्टिकी बना सकते हैं। हमारे पास एक पेज है जिस पे हमने डिफरेंट आर्टिकल्स प्लेस किए हुए हैं। अब आर्टिकल्स जो है वो डेट के हिसाब से सॉर्टेड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर हम पेज के नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें एक आर्टिकल मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर इस आर्टिकल को हमने सब आर्टिकल्स के टॉप पे लेके जाना है, अगर हमारे पास कोई इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तो इसका मतलब है ये सबसे टॉप पे हम इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम आर्टिकल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टॉप टूल बार में हम जाएंगे एडिट पोस्ट। एडिट पोस्ट में जाएंगे तो राइट साइड बार में हमें यहाँ पे स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग एक चेक बॉक्स नज़र आएगा। इसको हम चेक कर लेंगे और आर्टिकल को हम अपडेट कर देंगे। आर्टिकल को हमने अपडेट किया तो जब दोबारा से हम उस आर्टिकल्स वाले पेज पे आए हैं तो जो हमारी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो पेज के बिल्कुल नीचे नज़र आ रही थी, अब ये सबसे टॉप पे नज़र आने लग गई है। हम एक पोस्ट को भी स्टिकी बना सकते हैं और मल्टीपल पोस्ट को भी स्टिकी बना सकते हैं। अभी हमने देखा कि वर्डप्रेस में स्टिकी पोस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्टिकी पोस्ट बेसिकली हम कंटेंट को प्रायोरिटाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा कंटेंट जिसको हम ज़्यादा विजिबिलिटी देना चाहते हैं, उसको टॉप पे रखना चाहते हैं, उसको हम स्टिकी बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो कि स्पॉन्सर्ड होंगे, जो आप चाहते हैं कि टॉप पे नज़र आएँ, तो उनको आप स्टिकी बना देंगे। एक आर्टिकल या एक कंटेंट को भी आप स्टिकी बना सकते हैं और मल्टीपल आर्टिकल को भी स्टिकी बना सकते हैं। दूसरी एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि आपके पास एक जॉब बोर्ड है जहाँ पे डिफरेंट जॉब्स आपको नज़र आ रही हैं। कुछ जॉब्स पे आपने स्पॉन्सर्ड लिया हुआ है कि आपको जिस कंपनी ने जॉब पोस्ट की है उन्होंने पे किया है कि हमारी जॉब जो है वो टॉप पे नज़र आनी चाहिए। तो जो पेड लिस्टिंग्स होंगी या इम्पोर्टेंट लिस्टिंग्स होंगी उनको आप स्टिकी बना देंगे और वो आपके सारे आर्टिकल जो हैं उनके टॉप पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस में मीडिया लाइब्रेरी क्या होती है और उसका क्या रोल है। जो भी मीडिया, चाहे वो इमेजेस हों, वीडियोस हों, ऑडियो फाइल्स हों या पीडीएफ फाइल्स हों, जो भी हम किसी भी पेज या पोस्ट से अपलोड करेंगे वो हमें हमारी मीडिया लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा। मीडिया लाइब्रेरी से हम पुराने अपलोडेड मीडिया को मैनेज कर सकते हैं और नया मीडिया हम वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई एक आर्टिकल लिखना है, उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ इमेजेस हैं, तो उनको हम पहले से मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड कर सकते हैं ताकि जब हम आर्टिकल लिख रहे हों तो हमारा मीडिया या इमेजेस हमें पहले से हमारी मीडिया लाइब्रेरी में मौजूद हो। उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कुछ मीडिया या इमेजेस जो यूज़ किए थे, अब वो हम किसी भी आर्टिकल या पेज में यूज़ नहीं कर रहे, तो उनको हम वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। या किसी ब्लॉग पोस्ट या किसी पेज में कोई इमेज हमें अपलोड किया है और वो हमने उसको
एडिट करना है, हमने उसको क्रॉप करना है, हमने उसको रोटेट करना है या हमने उसके साइज़ चेंज करना है, तो वो भी हम मीडिया लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी ओपन करने के लिए हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे और उसके बाद मीडिया के लेफ़्ट साइड के मेन्यू को क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने लाइब्रेरी भी ओपन कर सकते हैं। लाइब्रेरी में हमें वो सब इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज़ और पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी जो हमने ऑलरेडी किसी भी पेज या पोस्ट से अपलोड की हैं या यहाँ से हमने मीडिया लाइब्रेरी से ही अपलोड की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ाइल हम अपलोड करेंगे जो कि हमने न्यू फाइल अपलोड की है, अब ये मीडिया लाइब्रेरी का पार्ट बन गई है। ये फ़ाइल अब जब हम किसी भी पेज या पोस्ट से जब ऐड न्यू मीडिया करेंगे, मीडिया लाइब्रेरी खोलेंगे, तो ये फ़ाइल हमें वहाँ पे विजिबल नज़र आएगी। यहाँ पे जो मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज़ नज़र आ रहा है, ये सर्वर की सेटिंग के मुताबिक डिफरेंट हो सकता है। मेरे पास यहाँ पे 300 MB आ रहा है, हो सकता है आपके सर्वर की सेटिंग्स के मुताबिक ये फ़ाइल साइज़ कम हो या ज़्यादा हो। कुछ होस्टिंग सर्विसेज पे आपकी कुछ फ़ाइल टाइप्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकते या आप डिफरेंट फाइल्स की जो एक्सटेंशंस हैं वो अपलोड नहीं कर सकते। तो ये मीडिया की सेटिंग्स आपकी होस्टिंग या सर्वर के हिसाब से डिफरेंट हो सकती हैं। इमेज को एडिट करने के लिए हम एडिट इमेज के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ टॉप टूल बार में हमें डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। हम इमेज को रोटेट लेफ़्ट पे रोटेट कर सकते हैं, हम इमेज को राइट पे रोटेट कर सकते हैं, हम इमेज को फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं या हम इमेज को फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी चेंजेस को अनडू या रीडू भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम इमेज को यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। अगर हमने इमेज को क्रॉप करना है तो हम यहाँ पे क्रॉप पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें एक सिलेक्शन एरिया जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है। सिलेक्शन एरिया के साथ साथ यहाँ पे राइट पे हमें सिलेक्शन का साइज़ भी नज़र आ रहा है कि जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है उसका साइज़ कितना है, ताकि हम प्रिसाइजली इमेज को ठीक डायमेंशंस में जो है वो रीसाइज़ करें। यहाँ पे हम एस्पेक्ट रेशो को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारी जो विड्थ है वो हमारी हाइट के डबल होनी चाहिए। तो जब हम इसको रीसाइज़ करेंगे तो अब हमारा ये रेशो बरकरार रहेगा। जितना भी हम विड्थ को बढ़ाएंगे उसी रेशो के साथ उसकी हाइट बढ़ेगी। तो जब हमने सारे डायमेंशंस अपने प्रॉपर देख लिए कि हमें यही वाला हिस्सा चाहिए तो हम उसको सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा इमेज ये जो है वो एडिट हो चुका है जो हमने एडिट किया है। यहाँ पे हमें इमेज का URL नज़र आ रहा है, इसको हम कॉपी करके अपने इमेज को भी देख सकते हैं और यहाँ पे हम इमेज की डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। दिस इज़ इमेज डिस्क्रिप्शन। चेंजेस हमारी ऑटोमेटिकली सेव हो गई हैं। हम इसको बंद करेंगे। यहाँ से हम डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा सकते हैं कि कौन से मीडिया आइटम्स हमें नज़र आने चाहिए। हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इमेजेस देखने हैं, हमने ऑडियो फाइल्स देखनी है, अगर हमारे पास कोई होगी तो यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के टाइप हैं जिससे हम फ़िल्टर कर सकते हैं। एक हमारे पास फ़िल्टर है अनअटैच्ड का। इसका मतलब ये है कि ये वाला मीडिया किसी भी पेज या पोस्ट के साथ अटैच्ड नहीं है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव या डिलीट भी कर सकते हैं। हम डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करेंगे और एक वार्निंग के बाद या एक कंफर्मेशन के बाद हमारा इमेज वहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके साथ साथ हम उसको डेट के साथ भी फ़िल्टर कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सिर्फ इस मंथ में जो मीडिया अपलोड हुआ है समय हमें सिर्फ वही नज़र आना चाहिए। तो ये था मीडिया का ओवरव्यू जिसमें हम फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, मीडिया को रिमूव कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं या उनको फ़िल्टर करके डिफरेंट फ़िल्टर्स की बेस पे कि हमारे पास ऑडियो फाइल्स कितनी हैं, हमारे पास वीडियो फाइल्स कितनी हैं, हमारे पास PDF फाइल्स कितनी हैं, वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। अभी हमने सीखा कि मीडिया लाइब्रेरी वर्डप्रेस में क्या होती है, उसमें नया मीडिया हम कैसे अपलोड करते हैं और एग्जिस्टिंग मीडिया को हम कैसे मैनेज या एडिट करते हैं।
तो मीडिया लाइब्रेरी में हम अपनी नई फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग जो मीडिया अपलोडेड है, चाहे वो वीडियोस हैं चाहे वो इमेजेस हैं, उनको हम एडिट भी कर सकते हैं। जब भी आप स्पेशली इमेजेस अपलोड कर रहे हो तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ किए बगैर जितना स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज़ हो उस साइज़ में आपने इमेज अपलोड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इमेज आपका 1 MB के साइज़ का है और वही इमेज क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ किए बगैर आप 300 KB में भी उसको रीसाइज़ कर सकते हैं, तो आपने उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज़ में अपलोड करना है ताकि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो मुतासिर ना हो। अब हम सीखेंगे वर्डप्रेस में यूज़र्स और उनके रोल्स क्या होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि आपके पास 2 यूज़र्स एक ही वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। उमर का काम है वर्डप्रेस का वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना और अशर का काम है उसमें कंटेंट लिखना। अब दोनों को हम सेम परमिशंस नहीं दे सकते। उमर को सारी परमिशंस चाहिए ताकि वो प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर सकें, थीम्स भी इंस्टॉल कर सकें, आपकी साइट की सेटिंग्स भी चेंज कर सकें, लेकिन अशर का काम है जस्ट ब्लॉग पोस्ट लिखना। तो उसके लिए हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जहां पे हम उमर को ज़्यादा परमिशंस दें अपनी साइट पे, जब वो लॉगिन करें तो उनको ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आएँ और अशर को कम ऑप्शन नज़र आएँ। इसके लिए वर्डप्रेस के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जिसे कहते हैं हम यूज़र रोल्स। सो उमर को हम डिफरेंट रोल असाइन करेंगे ताकि वो डिफरेंट वहाँ पे ऑप्शंस देख सकें, लेकिन अशर को हम एक और रोल देंगे ताकि उनके पास लिमिटेड फंक्शनैलिटी हो, ताकि अगर अशर को कोई शरारत सूझे तो वो उमर का काम ख़राब ना कर दे। तो इसके लिए वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंट रोल्स होते हैं। किसी भी स्टैंडर्ड वर्डप्रेस के इंस्टॉल में 5 रोल्स होते हैं। सबसे पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटर का रोल, जो कि हम अभी तक यूज़ करते आए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के पास आपकी साइट की सारी एक्सेस होती है। वो कोई भी सेटिंग चेंज कर सकता है, कोई भी कंटेंट ऐड कर सकता है, कोई भी कंटेंट डिलीट कर सकता है। उसके साथ साथ वो अपना कंटेंट भी डिलीट कर सकता है, दूसरे यूज़र्स का कंटेंट भी डिलीट कर सकता है, नए यूज़र्स आपकी साइट में ऐड कर सकता है, यूज़र्स को डिलीट कर सकता है और यूज़र्स की प्रोफाइल में चेंजेस कर सकता है। उसके बाद हमारे पास होता है एडिटर का रोल। एडिटर वो होता है जिसने आपकी साइट पे कंटेंट लिखना है और दूसरे यूज़र्स का कंटेंट रिव्यू करना है। अगर किसी ऑथर ने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखी है तो वो उसको प्रूफ रीड करके पब्लिश कर सकता है। एडिटर रोल अपना कंटेंट भी मैनेज कर सकता है और दूसरे यूज़र्स का लिखा हुआ जो कंटेंट है उसको पब्लिश और डिलीट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑथर का रोल। ऑथर के पास क्या परमिशंस होती हैं कि वो अपना कंटेंट लिख सकता है और पब्लिश कर सकता है। अनलाइक एडिटर, वो दूसरे यूज़र्स का कंटेंट ना ही अपडेट कर सकता है और ना ही डिलीट कर सकता है। अगर आपने कोई नया राइटर हायर किया है या कोई आपके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा है तो आप उसको सिर्फ कंट्रीब्यूटर का रोल देंगे। कंट्रीब्यूटर के पास सिर्फ कंटेंट लिखने और उसको मैनेज करने की सलाहियत होती है। एक कंट्रीब्यूटर रोल आपकी साइट पे कंटेंट पब्लिश नहीं कर सकता। वो अपना लिखा हुआ कंटेंट एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, लेकिन वो उसको आपकी साइट पे पब्लिश नहीं कर सकता। और सबसे आखिर में हमारे पास होता है सब्सक्राइबर का रोल। सब्सक्राइबर आपकी साइट पे सिर्फ अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकता है, उसके अलावा वो सिर्फ आपका कंटेंट रीड कर सकता है। उसके पास कंटेंट लिखने की सलाहियत जो है वो बिल्कुल मौजूद नहीं होती। ये तो हो गया एक स्टैंडर्ड वर्डप्रेस का इंस्टॉल। लेकिन अगर आप एक मल्टी साइट पे काम कर रहे हैं जहां आप एक ही वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन से मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हैं,
तो वहाँ पे एक और रोल होता है जिसे हम कहते हैं सुपर एडमिन। सुपर एडमिन के पास आपकी पूरी मल्टी साइट का नेटवर्क मैनेज करने की सलाहियत होती है। सारी साइट्स के लिए वो प्लगइन्स ऐड भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, दूसरे यूज़र्स भी ऐड कर सकता है या यूज़र्स को रिमूव कर सकता है। इस लेसन में हम कंप्लीटली जानेंगे कि आप एक यूज़र कैसे ऐड करेंगे, और अगर कोई शरारती यूज़र आपको मिल गया है तो उसकी परमिशंस आपने डिमोट कैसे करनी है, उसकी एक्सेस आपने रिस्ट्रिक्ट कैसे करनी है, या उस यूज़र को आपने बिल्कुल ही अपनी साइट से किक आउट कैसे कर देना है। वर्डप्रेस में यूज़र्स ऐड या मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम वर्डप्रेस के एडमिन में जाएंगे। टॉप बार से हम डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे तो हम वर्डप्रेस के एडमिन में आ जाएंगे। यहाँ से लेफ़्ट मेन्यू में आपने यूज़र्स के मेन्यू का इंतखाब करना है। हमने पहले से कुछ यूज़र्स बना रखे हैं, जिनमें से एक ऑथर है, एक कंट्रीब्यूटर है और एक सब्सक्राइबर है। यूज़र्स कैसे ऐड करते हैं ये हम अभी देखेंगे। हम एक और नया यूज़र ऐड करेंगे। यूज़र ऐड करने के लिए हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम यूज़र नेम टाइप करेंगे। हमने एडिटर का यूज़र हमारे पास नहीं है तो हम एडिटर का यूज़र यहाँ पे बना लेंगे। कोई भी यूज़र बनाने के लिए हमें यूज़र नेम और ईमेल की फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो आप अपना वैलिड ईमेल डालेंगे और यूज़र नेम डालेंगे। अगर ईमेल आप वैलिड नहीं देंगे तो अगर आप पासवर्ड कहीं पे भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड में यही ईमेल आपका यूज़ होगा। अगर आपने ईमेल करेक्ट नहीं दिया होगा तो फिर आप अपना पासवर्ड रीसेट करने में नाकाम होंगे। ईमेल के बाद हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की ऑप्शन है, जिसको हम ऐड कर भी सकते हैं और ना भी दें तो हमारा यूज़र ऐड हो जाएगा। एक हम पासवर्ड रखेंगे और यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आप वीक पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आप यूज़ करना चाहते हैं। अगर हम करना चाहते हैं तो हम इसको क्लिक कर लेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इंतखाब करेंगे। इस ड्रॉप डाउन में से हम यूज़र का रोल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने एडिटर का यूज़र बनाना है तो हम एडिटर को सिलेक्ट कर लेंगे। ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे तो हमारा एडिटर का यूज़र ऐड हो गया है और यहाँ पे हमें अब रोल्स में एडिटर भी नज़र आने लग गया है। अब हम एक दूसरे ब्राउज़र में जो एडिटर का यूज़र हमने बनाया है उसके थ्रू लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि उसके पास वर्डप्रेस एडमिन कैसा दिखता है। यूज़र नेम हमने लिखा था एडिटर और पासवर्ड उसका जो हमने सेलेक्ट किया था वही हम उसको लेके लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें अब बहुत ही लिमिटेड सी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। इस ब्राउज़र में हम एज एडमिन लॉगिन हैं तो यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। हमारे पास सेटिंग्स भी हैं, हम प्लगइन्स भी ऐड कर सकते हैं, हम थीम्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम एडिटर के यूज़र से लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस कुछ कम हो गए हैं, जैसा कि हमने पहले जाना कि कौन से यूज़र्स के पास कौन कौन सी एक्सेस होती है। एडिटर से लॉग आउट होने के बाद अब हम एज ऑथर लॉगिन करेंगे और देखेंगे इस यूज़र के पास कौन कौन सी ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो अब हमने देखा कि ऑथर का जब हमने लॉगिन किया है तो हमें अब एडिटर से भी कम ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो गए हैं। अब ये देखें ऑथर के पास किसी दूसरे यूज़र का कोई भी कंटेंट एडिट करने की ऑप्शन नहीं है। इसी तरह हम दूसरे यूज़र्स को भी जब लॉगिन करके देखेंगे तो हमारे पास उनके रोल के मुताबिक हमें वर्डप्रेस के मेन्यू में ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। हमने सीखा कि वर्डप्रेस में यूज़र्स और उनके रोल्स क्या होते हैं, और जब भी आप कोई अपनी साइट पे नया यूज़र ऐड करें तो ये जान लें कि आप उसको उतनी ही एक्सेस दें जितनी उसको रिक्वायर्ड है। अगर यूज़र ने सिर्फ कंटेंट लिखना है और पब्लिश नहीं करना तो आप उसको सिर्फ कंट्रीब्यूटर का रोल देंगे। इसी तरह हर यूज़र को आप उतनी ही एक्सेस देंगे जितनी उनके लिए रिक्वायर्ड है, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े कि कोई यूज़र अनऑथराइज्ड चेंजेस ना कर दे, कोई यूज़र ऐसी एक्टिविटी आपकी साइट पे ना कर दे जो कि उसकी परमिशंस में नहीं थी,
या ही वॉज नॉट सपोज टू डू दैट। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने गूगल पे कोई एक क्वेरी सर्च की हो और आपको उसके दो डिफरेंट आंसर मिले हों? फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं कि हाउ मेनी यूज़र रोल्स आर देयर इन वर्डप्रेस और हमें दो डिफरेंट आर्टिकल्स मिलते हैं। एक कहता है जी 5 रोल्स हैं, दूसरा कहता है जी नहीं 6 रोल्स हैं। तो अब आप किसको ठीक मानेंगे? कौन सा ऑथेंटिक है? कौन सा मोस्ट रीसेंट है? कौन सा जो है वो आप उस पे ट्रस्ट करेंगे कि आया 5 रोल हैं या 6 रोल हैं? तो इस मसले का हल कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। वो कहाँ से? वर्डप्रेस कोडेक्स के। वर्डप्रेस कोडेक्स क्या है? वर्डप्रेस के बारे में डॉक्यूमेंटेशन है। वर्डप्रेस को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज़ करने के लिए उसके बारे में उसके हर फीचर, हर फंक्शन की उसमें डिटेल लिखी हुई है कि वर्डप्रेस का एडमिन क्या होता है, लॉगिन कैसे करना है आपने, पेज कैसे बनेगा, पोस्ट कैसे बनेगी, बेसिक से लेके इंस्टॉलेशन से लेके और एडवांस प्लगइन डेवलपमेंट तक आपको उसमें विद एग्जांपल्स पूरी डिटेल्ड आर्टिकल्स वहाँ पे मिलेंगे। अगर आपने कोई नया थीम इंस्टॉल करना है, अगर आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है, अगर आपने अपनी सेटिंग्स चेंज करनी है, तो वहाँ पे कंप्लीट आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। कंप्लीट के साथ साथ मोस्ट अपडेटेड भी होगी। वर्डप्रेस का कोडेक्स वर्डप्रेस की ज़बरदस्त कम्युनिटी है जो वर्डप्रेस की डेवलपमेंट करते हैं, जो वर्डप्रेस के साथ बहुत टाइम से रिलेटेड हैं, वो लोग वर्डप्रेस का कोडेक्स बनाते हैं। तो जब भी कोई नई अपडेट आती है, जब भी कोई लेआउट में चेंज आती है, तो वो वहाँ कोडेक्स में भी अपडेट कर दिया जाता है। अगर आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग के 1 साल बाद देख रहे होंगे, तो हो सकता है वर्डप्रेस में कुछ चेंजेस आ चुकी हों, क्योंकि वर्डप्रेस टाइम के साथ-साथ अपने आप को अपडेट करता रहता है, नई चीज़ें उसमें आती रहती हैं। तो हो सकता है आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा हो, उससे वो डिफरेंट हो। तो जब आप कोडेक्स को रेफ़र करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें लेटेस्ट और एक्यूरेट मिलेंगी। तो जब भी आपने वर्डप्रेस के किसी भी फीचर, किसी भी फंक्शन के बारे में आपने पढ़ना है, तो आप वर्डप्रेस कोडेक्स को रेफ़र करेंगे। वर्डप्रेस कोडेक्स से हेल्प लेने के लिए हम सबसे पहले खोलेंगे wordpress.org। wordpress.org खोलने के बाद हम सपोर्ट के ऑप्शन का इंतखाब करेंगे और यहाँ से हम डॉक्यूमेंटेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंटेशन का पेज जब ओपन होगा तो हमारे पास वर्डप्रेस कोडेक्स का पेज जो है वो लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा। सपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन का पेज खोलने के बाद हमें सारी चीज़ें बड़ी तरतीब में देखने को मिलेंगी। गेटिंग स्टार्टेड मतलब आप वर्डप्रेस के साथ आपका ताल्लुक बिल्कुल नया है, तो आप यहाँ से देखेंगे कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस अगर आपने इंस्टॉल करना है और या यूज़ करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, वर्डप्रेस का करंट वर्जन क्या है, उसके बाद इंस्टॉलेशन से पहले आपको कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, या फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है। वर्डप्रेस के बारे में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको बेसिक यूजेज देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट करते हैं राइटिंग पोस्ट। यहाँ से हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस पोस्ट कैसे बनाते हैं, जो कि हम पहले लेसन्स में सीख के आए हैं, लेकिन यहाँ पे कोडेक्स में भी इसकी भरपूर अंदाज में डिटेल दी गई है कि पोस्ट कैसे बनाएंगे, उसके डिफरेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट के फॉर्म में, स्क्रीनशॉट्स के फॉर्म में या छोटी छोटी वीडियो के फॉर्म में बड़ा ही डिटेल में गाइड किया गया है। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है या कोई क्लैरिटी कहीं पे नहीं है, तो आप वही टॉपिक वर्डप्रेस के कोडेक्स पे जब खोल के देखेंगे तो आपको उसकी एक एक डिटेल जो है वो मिल जाएगी।
यहाँ पे इसका मेन कंटेंट है, ये इसी आर्टिकल की सब नेविगेशन है। अगर आपने कोई ब्लॉक्स के बारे में जानना है तो आप उस पर क्लिक करके वहाँ पे जंप कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे कि आपके, अगर आपने बेसिक यूजेस पढ़नी है, या आपको बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना है, या आपको वर्डप्रेस की सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, तो आप कोई भी टॉपिक खोल के उसकी भरपूर डिटेल जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। और ये कोडेक्स, ये डॉक्यूमेंटेशन वर्डप्रेस की अपनी टीम, अपने वॉलंटियर्स, वर्डप्रेस की अपनी कम्युनिटी जो है वो उसको अपडेट करती रहती है। जैसे ही वर्डप्रेस में चेंजेस आती हैं वो यहाँ पे भी अपडेट कर दिया जाता है। वर्डप्रेस पोस्ट के बाद हम एक और मेन्यू एक्सप्लोर करते हैं कि हमने मीडिया लाइब्रेरी जो है उसको कैसे मैनेज करना है। मीडिया लाइब्रेरी के बारे में यहाँ पे आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको टेक्स्ट मिलेगा, आपको स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे, और किसी किसी लेसन में हो सकता है आपको वीडियोस भी मिल जाएं। आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि उसको बेसिक टू एडवांस कैसे यूज़ करना है। कोई भी टॉपिक आप सिलेक्ट करके उसके बारे में जान सकते हैं वर्डप्रेस कोडेक्स से। कोड का लफ्ज़ सुन के आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोडेक्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये सिर्फ कोड से रिलेटेड है। इसमें आपको वर्डप्रेस में पेज कैसे बनाना है या बेसिक पोस्ट कैसे बनानी है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। और क्या ये फ्री है? क्या ये, अगर इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, इतनी ज़बरदस्त, इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, तो क्या ये फ्री है? जी बिल्कुल फ्री है, क्योंकि वर्डप्रेस जब आप यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस इकोसिस्टम का जब आप हिस्सा हैं, तो उसकी खूबसूरती ही यही है कि ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। और उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया से लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसका आंसर है गो टू वर्डप्रेस कोडेक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कंट्रोल जी का फंक्शन या अनडू का फंक्शन ना होता तो कैसा होता? अगर आपने कोई ऐसा काम कर लिया है जो कि आपने नहीं करना था, अगर आपने कोई ऐसी चेंजेस कर ली हैं जो कि एक्सीडेंटली हो गई हैं, या आपने बाद में आपको ख्याल आया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उस सूरत में क्या होना चाहिए? आप जल्दी से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे या उस काम को अंडू कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास अंडू का फंक्शन ना होता, तो आपको वो सारी चेंजेस, वो सारा कंटेंट दोबारा से रिपीट करना पड़ता। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वर्डप्रेस ने आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए पोस्ट रिविजन्स का फीचर डाला हुआ है। जब भी आप कोई पोस्ट अपडेट करते हैं, या पोस्ट का ड्राफ्ट सेव करते हैं, या पोस्ट को एडिट करते हैं, पोस्ट को पब्लिश करते हैं, तो उसकी एक अदद रिवीजन जो है वो सेव हो जाती है। पोस्ट रिवीजन्स ये आपको अलाउ करते हैं कि आप पुराने वर्जन्स को रिस्टोर कर सकें। रिवीजन्स के साथ साथ एक ऑटो सेव का फीचर भी होता है, जो कि हर यूज़र के लिए एवरी 60 सेकंड आपने जो काम किया होता है उसको सेव कर लेता है। आप पोस्ट को पब्लिश करें ना करें, आप पोस्ट को सेव करें ना करें, ऑटो सेव का फंक्शन एवरी 60 सेकंड्स आपका कंटेंट जो आप लिख रहे होते हैं, जो चेंजेस आप कर रहे होते हैं, उसको सेव कर लेता है। ताकि अगर आपका पावर कट हो जाए, अगर आपका सिस्टम ऑफ हो जाए, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हो जाए, तो आपने जो चेंजेस की हैं, आपने जो मेहनत की है, वो ज़ाया ना हो पाए। पोस्ट रिवीजन्स को यूज़ करने के लिए हम किसी भी पोस्ट या पेज को एडिट करेंगे तो वहाँ पे हमें पोस्ट रिवीजन्स नज़र आ जाएंगी। इसके नाम के बरक्स पोस्ट रिवीजन्स सिर्फ पोस्ट के लिए नहीं है, ये पेजेस के लिए भी हैं। तो किसी भी पेज की रिवीजन्स देखने के लिए हम एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे और एडिट स्क्रीन पे आएंगे। यहाँ पे राइट साइड बार में आपको यहाँ पे 14 रिवीजन्स ये दिखा रहा है। इसका मतलब है ये जितनी बार भी पेज अपडेट हुआ है,
या एडिट हुआ है उसकी रिवीजन्स, उसमें जो कंटेंट रिमूव हुआ था लेफ़्ट साइड पे वो नज़र आ रहा है, जो कंटेंट ऐड हुआ था वो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम स्क्रॉल करके डिफरेंट इसकी रिवीजन्स देख सकते हैं कि हर रिवीजन में यहाँ पे यूज़र भी आ रहा है कि कौन से यूज़र ने वो चेंज की है, कौन से यूज़र ने उसको एडिट किया है, ताकि हमें ये भी पता रहे कि चेंज क्या हुई थी और किस यूज़र ने उसको एडिट किया है। अगर हमने किसी भी रिवीजन को अब रिस्टोर करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि ये जो 2 दिन पहले जहाँ से अपडेट हुआ था, वहाँ पे हमने उस पेज को रिस्टोर कर लेना है। रिस्टोर करने से पहले हम उस पेज को जाके देख लेंगे एक दफ़ा कि वो पेज दिखता कैसा है। उसके बाद हम उस रिवीजन को रिस्टोर करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे क्या चेंज आई है। तो हम दोबारा से एडिट पे जाएँगे, रिवीजन्स को खोलेंगे और हम यहाँ पे आके इसको किसी भी रिवीजन को रिस्टोर कर लेंगे। रिस्टोर दिस रिवीजन, अब इसका मतलब है कि हमने पेज को किसी पुराने वर्जन पे रिस्टोर कर दिया। रिस्टोर करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कंटेंट डिफरेंट नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि ये हमने किसी पुराने वर्जन पे उस अबाउट के पेज को रिस्टोर कर लिया है। तो जब हम इसे अब फ्रंट एंड पे देखेंगे तो हमें कंटेंट जो है वो डिफरेंट नज़र आएगा। और अगर हमने दोबारा उसी रिवीजन पे जाना है तो हम किसी और रिवीजन को रिस्टोर करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल 13 घंटे पहले जो वर्जन था हमने उस पे इसको रिस्टोर कर लेना है। तो हम दोबारा रिस्टोर दिस पे क्लिक करेंगे और जब हम पेज को व्यू करेंगे तो हमें वो जो हमने पहले रिस्टोर किया है वही पेज नज़र आना शुरू हो गया है। इसी तरह आप किसी भी पोस्ट या किसी भी पेज को किसी पुराने वर्जन पे रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसी चेंजेस कर ली हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, या किसी और ने किसी को यूज़र को आपने ज़्यादा एक्सेस दे दी थी, उसने आपका कंटेंट चेंज कर दिया है, तो आप रिवीजन्स की मदद से उसको रिस्टोर कर सकते हैं ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया होने से बच जाए। हमने सीखा कि वर्डप्रेस पोस्ट रिवीजन्स का फीचर हमारी ज़िंदगी को कैसे आसान बनाता है। जो भी पोस्ट हम अपडेट करते हैं, जो भी पेज हम अपडेट करते हैं, तो उसके साथ उसकी एक रिवीजन सेव हो जाती है, ताकि फ्यूचर में अगर हम उसे रिस्टोर करना चाहें तो हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपको रिवीजन्स तब ही नज़र आएंगी जब आप एक दफ़ा पेज या पोस्ट बना लेने के बाद उसको अपडेट करेंगे। फर्स्ट टाइम पे जब आप पेज या पोस्ट को पब्लिश करेंगे तो आपको रिवीजन्स का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस हर अपडेट, हर एडिट के साथ आपकी एक रिवीजन सेव कर लेता है। उन रिवीजन्स को आपने कैसे लिमिट करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट पे 3 से ज़्यादा रिवीजन्स नहीं होनी चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके डेटाबेस का साइज़ बहुत बड़ा ना हो जाए, अगर हर चेंज के साथ एक रिवीजन सेव होती है और आप फ्रीक्वेंट चेंजेस अपनी साइट पे करते हैं तो आप उसको लिमिट भी कर सकते हैं। वो लिमिट कैसे करना है, उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे कोर्स के साथ, आगे जाके हम वो भी सीखेंगे। अब हम सीखेंगे वर्डप्रेस में कमेंट्स क्या होते हैं। उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप सोशल मीडिया पे अगर कोई भी कंटेंट डालते हैं तो उसके पॉपुलर होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगाते हैं कि उस पे कितने लाइक्स आए और कितने कमेंट्स आए, कितना आपका कंटेंट जो है वो इंगेजिंग था। सिमिलरली वर्डप्रेस में जो भी आप पोस्ट लिखते हैं या आर्टिकल्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एक ब्लॉग की वेबसाइट है, उस ब्लॉग में डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, तो हर आर्टिकल पे आप यूज़र्स को अलाउ कर सकते हैं कि वो वहाँ पे अपने कमेंट्स डाल सकें। कमेंट्स में हो सकता है वो आपको कोई फीडबैक दें, हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछें। तो इस लेसन में हम सीखेंगे
कमेंट्स क्या होते हैं और कमेंट्स को आपने किसी भी आर्टिकल या पोस्ट पे कैसे इनेबल करना है, या अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी आर्टिकल या पोस्ट पे कमेंट्स अलाउ नहीं करने, तो उनको हम डिसेबल कैसे करेंगे। कमेंट्स को जानने के लिए हमने ब्लॉग का पेज खोला है। इस ब्लॉग से हम किसी भी आर्टिकल को ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और पेज के बॉटम पे जाके हमें लीव अ कमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आर्टिकल के मुताबिक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट का आर्टिकल है। हमारे पास अगर कोई फीडबैक है या हमारे पास कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आई नीड मोर डिटेल्स अबाउट, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फीडबैक है, हम कहते हैं कि आई नीड मोर डिटेल्स अबाउट दिस अनाउंसमेंट। आप जिसने आर्टिकल लिखा है, आप उससे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस बॉक्स में अपना फीडबैक लिखेंगे और उसको पोस्ट कमेंट कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस आपके कमेंट्स जो है वो फ़ौरन से पब्लिश नहीं करता, वो मॉडरेशन में जाते हैं। जब भी कोई एडमिन या एडिटर उसको मॉडरेट करेगा, उसको पब्लिश करेगा, तो ही आपका कमेंट जो है वो यहाँ पे पब्लिश होगा। अभी आपको यहाँ पे मैसेज नज़र आ रहा होगा कि योर कमेंट इज़ अवेटिंग मॉडरेशन। हम दूसरे ब्राउज़र से जाके जहाँ पे हम एज ए एडमिन लॉग्ड इन है, तो हम एडमिन की स्क्रीन में जाएंगे, यहाँ कमेंट सेक्शन खोलेंगे, तो यहाँ पे अभी जो हमने कमेंट्स किए हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये जो येलोइश बैकग्राउंड के साथ हैं, ये पेंडिंग कमेंट्स हैं। हम यहाँ से भी पेंडिंग कमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी पेंडिंग कमेंट को हम अप्रूव कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको स्पैम में डाल सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं। कमेंट को एडिट करेंगे तो हमें यहाँ पे कौन-कौन से ऑप्शन नज़र आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो हम उनको रिमूव कर सकते हैं। अगर किसी ने अपनी वेबसाइट का कोई यूआरएल डाला हुआ है और हम नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट पे उनका यूआरएल बैकलिंक बने, तो उसको रिमूव कर सकते हैं और राइट साइड बार से आप उसका स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कमेंट को मैंने बोल दिया कि हमने इसको अप्रूव करना है, तो जब हम उसको अपडेट करेंगे तो अब वो कमेंट पेंडिंग से निकल चुका है और ये वाला उसी का डुप्लीकेट कमेंट था, तो इसको हमने डिलीट कर लिया। तो अब हमारे पास पेंडिंग में कोई भी कमेंट नहीं है और यहाँ पे हमें कमेंट्स नज़र आ रहे हैं सारे जो कि अप्रूव्ड हैं। अब हम दोबारा अगर उसी ब्राउज़र में उस साइट पे वापस जाएंगे, उस पेज को हमने रिफ़्रेश कर लिया, तो अब ये हमारा हमें मॉडरेशन वाला यहाँ पे मैसेज नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा कंटेंट जो है वो पब्लिश हो चुका है। लेकिन अगर एडमिन उस कमेंट पे कोई रिप्लाई करना चाहता है, तो वो यहाँ बैकएंड से भी कर सकता है। हम कहते हैं कि दिस इज़ रिप्लाई फ्रॉम एडमिन, कि ये एडमिन ने रिप्लाई किया है। उस यूआरएल को हम ब्राउज़र में जब ओपन करेंगे, तो हमें यहाँ पे जो एडमिन ने बैकएंड से रिप्लाई किया वो भी नज़र आ रहा है और एडमिन यहाँ फ्रंट एंड से भी रिप्लाई कर सकता है। एडमिन रिप्लाई फ्रॉम फ्रंट एंड। अब अगर यूज़र एडमिन से लॉग्ड इन है, यूज़र एडमिन है, तो उसके कमेंट को कोई मॉडरेशन की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगा। इसी तरह मल्टीपल यूज़र्स आपकी पोस्ट या आर्टिकल पे कमेंट कर सकते हैं और बीइंग एन एडमिन आप उनको अपने एडमिन से एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं या स्पैम में डाल सकते हैं। ये हमने देखा कि हमने कमेंट्स को अप्रूव या डिलीट कैसे करना है या एडिट कैसे करना है। बट अगर आप किसी पोस्ट पे कमेंट्स जो है वो डिसेबल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये एक ऐसा आर्टिकल है, कोई सेंसिटिव टॉपिक है या आप उस पे कमेंट्स नहीं चाहते, तो आप डिस्कशन के टैब में जाएंगे, यहाँ से अलाउ कमेंट्स और अलाउ पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक्स को जो है वो डिसेबल कर देंगे। जब आप इस पोस्ट को अपडेट करेंगे और फ्रंट एंड पे आप इसको व्यू करेंगे, तो यहाँ पे आपको कमेंट्स का बॉक्स जो है वो नज़र नहीं आएगा। अगर आप एडमिन यूज़र देखेंगे तो भी नज़र नहीं आएगा और अगर आप एज अ ऑथर देखेंगे तो आपको तो भी नज़र नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है आपकी थीम पे कि वो आपको कमेंट का बॉक्स बिल्कुल ना दिखाए और वहाँ पे कोई मैसेज भी ना हो सकता है कोई कोई थीम आपको ये दिखाए कि कमेंट्स आर क्लोज्ड फॉर दिस आर्टिकल,
तो डिपेंडिंग ऑन योर थीम आप बिल्कुल कुछ भी नहीं देख सकते, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई वहाँ पे मैसेज नज़र आए कि इस पोस्ट के लिए कमेंट्स जो है वो क्लोज्ड हैं। कोई भी वेबसाइट जब आप खोलते हैं तो उसमें आपको टॉप पे कुछ पेजेस नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। ये पेजेस एक जो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाने में मदद करते हैं, इसको हम मेन्यू या नेविगेशन मेन्यू भी बोलते हैं। नेविगेशन मेन्यू हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम यूज़र्स को इजीली उन पेजेस पे भेज सकें जो कि हमारी साइट के इम्पोर्टेंट पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 20 पेजेस हैं, लेकिन हम सिर्फ 5 पेजेस जो है वो विजिबल रखते हैं और बाकी पेजेस किसी ना किसी पेज से लिंक्ड होते हैं। उस मेन्यू को बनाने के लिए हम वर्डप्रेस मेन्यू का यूज़ करेंगे। इस लेसन में हम सीखेंगे वर्डप्रेस मेन्यू क्या होता है, वर्डप्रेस मेन्यू बनता कैसे है, मेन्यू लोकेशंस क्या होती हैं, और अगर आप थीम चेंज करेंगे तो मेन्यू लोकेशंस उसके हिसाब से कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो हमें यहाँ पे कोई भी मेन्यू या कोई भी पेजेस यहाँ से लिंक्ड नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल खाली हमारा मेन्यू जो है, ये लोकेशन जो है वो बिल्कुल खाली है, जो कि अगर आपने पिछले लेसन्स में देखा होगा यहाँ पे कुछ पेजेस या लिंक्स आ रहे थे। तो यहाँ पे लिंक्स कैसे लाने हैं या मेन्यू कैसे ऐड करना है ये हम सीखेंगे। वर्डप्रेस के हम एडमिन में जाएंगे। एडमिन में जाने के बाद हम लेफ़्ट साइड पे मेन्यू का इंतखाब करेंगे। यहाँ पे हमें लोकेशन नज़र आ रही होंगी कि मेन्यू की डिफरेंट लोकेशंस। यहाँ पे हमें ये जितनी भी लोकेशंस नज़र आ रही हैं ये हमारी थीम स्पेसिफिक हैं। हर थीम ने अपनी लोकेशंस बना रखी होती हैं कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी मेन्यू, फुटर मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, ताकि कोई भी मेन्यू आप उस लोकेशन पे जब अटैच करें तो वो वहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो हम एक नया मेन्यू बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं जी मेन मेन्यू। मेन मेन्यू हमने क्रिएट कर लिया। अब इसमें हम जो भी पेजेस डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ब्लॉग का पेज यूज़ करना है। यहाँ से पेज हम सारे पेज देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मोस्ट रिसेंट नज़र आएंगे और यहाँ से आप पेजेस को सर्च भी कर सकते हैं। हमने कुछ पेजेस सिलेक्ट किए हैं जिनको हम अपने मेन्यू में ऐड करेंगे। ये हमारे पेजेस यहाँ पे मेन्यू में आ गए। इस मेन्यू को हम सेव कर लेंगे। अब ये हमारा मेन्यू बन गया। ये पहला स्टेप था। अगले स्टेप में हम इसको किसी मेन्यू लोकेशन पे अटैच करेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो हमने अभी मेन मेन्यू बनाया है ये हमारी प्राइमरी मेन्यू के साथ अटैच हो जाए। तो अब यहाँ पे ये चेक बॉक्स टिक नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो मेन मेन्यू है और या इसमें जो पेजेस हैं ये कौन सी लोकेशन पे डिस्प्ले होंगे, प्राइमरी मेन्यू की डिस्प्ले लोकेशन पे। मेन मेन्यू हमने बना के देखा कि हमने अब इसको अटैच किया है प्राइमरी मेन्यू की लोकेशन के साथ। तो थीम में हमारी जो भी प्राइमरी लोकेशन होगी ये मेन्यू वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये जो हम थीम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्राइमरी लोकेशन ये है, तो हमें मेन्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इस मेन्यू में हम मज़ीद पेजेस जो है वो ऐड भी कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग पेजेस हैं उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। मेन्यू में एक नया आइटम ऐड करने के बाद हम सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जब हम अपनी साइट को रिफ़्रेश करेंगे तो नया पेज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई पेज ऐड करते हैं तो उस पेज का नेम ही मेन्यू आइटम का नेम बन जाता है। लेकिन अगर हमने उस टाइटल को चेंज करना है या उस लेबल को चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये
जब हम इस आइटम पे क्लिक करें या इस मेन्यू पे क्लिक करें, ये न्यू टैब में ओपन हो, तो हम इस ऑप्शन को टिक कर लेंगे। अगर हमने उसको कोई CSS की क्लास ऐड करनी है तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मेन्यू को हम सेव करेंगे और जब हम दोबारा से देखेंगे तो इस पेज का टाइटल यहाँ मेन्यू में चेंज हो चुका है, लेकिन पेज में इटसेल्फ वो उसका टाइटल जो था वो ही रहेगा। इसके साथ साथ हम कोई भी पोस्ट मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, या हम कस्टम लिंक्स भी मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं www.google.com, ये URL है और इसको हम बोल देते हैं गूगल। इसको हम ऐड टू मेन्यू करेंगे, सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव मेन्यू करने के बाद जब हम फ्रंट एंड पे आएंगे, साइट को एक्सप्लोर करेंगे, तो जो हमने कस्टम लिंक ऐड किया था वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हम अपने मेन्यू में अपनी साइट के इंटरनल पेजेस को लिंक कर सकते हैं या एक्सटर्नल लिंक्स भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम किसी भी पेज को दूसरे पेज के चाइल्ड में भी असाइन कर सकते हैं। अगर हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू मल्टी लेवल बनाना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी पेज के आइटम को हम थोड़ा सा राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो वो उसके चाइल्ड में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव मेन्यू करने के बाद जब हम फ्रंट पे आएंगे तो ब्लॉग पे हमने होवर किया तो हमने जो चाइल्ड में उसके पेज ऐड किया था वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये तो हो गई प्राइमरी नेविगेशन मेन्यू। अगर हमने कोई और मेन्यू बनाना है जो कि हमने किसी और लोकेशन पे डिस्प्ले करना है, तो सिमिलरली हम एक न्यू मेन्यू बना लेंगे, फुटर मेन्यू। उसको हम क्रिएट मेन्यू करेंगे। यहाँ से कोई भी पेज हम उस मेन्यू में ऐड कर देंगे। सेव मेन्यू किया, उसके बाद हमने वो मेन्यू किसी लोकेशन के साथ अटैच कर दिया। अब ये वाला मेन्यू हमने फुटर मेन्यू की लोकेशन के साथ अटैच किया है, तो जब हमने पेज रिफ़्रेश किया तो ये हमें फुटर में डिस्प्ले हो रहा है। पहले मेन्यू की तरह इसमें भी हम यहाँ से मज़ीद पेजेस ऐड या रिमूव कर सकते हैं। जब हम इसको दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो जो हमने न्यू पेजेस ऐड किए हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गए हैं। याद रखिएगा कि ये मेन्यू लोकेशन हर थीम के साथ डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है किसी थीम में एक ही मेन्यू लोकेशन हो, किसी थीम में मल्टीपल मेन्यू लोकेशंस हों। तो मेन्यू लोकेशन जो हैं वो थीम स्पेसिफिक होती हैं, लेकिन जो मेन्यूज़ इटसेल्फ होते हैं वो आप खुद से कितने भी बना सकते हैं। हमने सीखा कि वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। हम वर्डप्रेस में किसी भी किस्म का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। हम किसी भी किस्म की वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। लेकिन अगर वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो जो सामने आपको ब्राउज़र में नज़र आता है, जो आप डिज़ाइन देखते हैं, वो कहाँ से जनरेट होता है। अगर आपने अच्छी वेबसाइट बनानी है तो आप वर्डप्रेस का इंतखाब करते हैं, लेकिन उसका डिज़ाइन जो है वो कहाँ से हैंडल होता है। अगर आपको बिल्कुल कोड नहीं आता, अगर आपको बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती, बिल्कुल आप वर्डप्रेस पे नए हैं, तो भी आप वर्डप्रेस का यूज़ करते हुए एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन एक खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो कहाँ से जनरेट होता है, तो जी वो डिज़ाइन जो है वो थीम के थ्रू जनरेट होता है। सबसे पहले जानते हैं कि थीम होता क्या है। जब हम वेबसाइट्स की बात कर रहे हों तो थीम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ different files. Those files include template files, images files, CSS files और it could be JavaScript files. ये सारी मुख्तलिफ फाइल्स आपस में मिलके आपकी वेबसाइट या वेब पेज का लेआउट या डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। उस डिज़ाइन में
आपके फ़ॉन्ट्स क्या होंगे, थीम्स के कलर्स क्या होंगे, बटन्स का कलर क्या होगा, लिंक्स का कलर क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स का साइज़ क्या होगा, साइज़ की आपस में प्लेसमेंट क्या होगी, और उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम रिलेटेड और बहुत ही कैची किस्म के साथ में इमेजेस यूज़ करेंगे। थीम आपका जो है वो आपकी वेबसाइट की लेआउट या उसके डिज़ाइन को जो है वो हैंडल करता है। थीम चेंज करने से आपका जो कंटेंट है या जो आपके पेजेस आपने बना रखे हैं वो बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होंगे। जस्ट उनकी रेंडरिंग मुतासिर होगी। अगर एक थीम है तो हो सकता है उसमें डिफरेंट डिज़ाइन नज़र आ रहा हो। अगर आपने थीम चेंज कर दिया तो हो सकता है एलिमेंट्स की प्लेसमेंट, आपके बटन्स का कलर, आपके एलिमेंट्स का कलर, आपके फ़ॉन्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाएं। थीम्स की मदद से आप इतनी ही अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं जितनी कोई एक अच्छा डिज़ाइनर या डेवलपर बना सकता है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, अगर आप प्रोग्रामर नहीं हैं या आप बहुत एडवांस किस्म का वर्डप्रेस पहले से नहीं जानते, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। चाहे वो ई-कॉमर्स स्टोर हो, चाहे वो एक सिंपल लैंडिंग पेज हो, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे किसी और किस्म की वेबसाइट हो। थीम्स को यूटिलाइज़ करते हुए आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वर्डप्रेस का डिज़ाइन हैंडल करने के लिए हम थीम्स का इस्तेमाल करते हैं। वर्डप्रेस की थीम्स की डायरेक्टरी पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ थीम्स अवेलेबल हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास पेड थीम्स की भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब अगर हमने किसी भी टाइप की वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हमें एक थीम का इंतखाब करना होगा, कि एक अच्छे थीम का इंतखाब। जब हमारे पास सिलेक्शन में इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हों तो हमारा इंतखाब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हम किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कलर्स और बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं। जितने ज़्यादा हमें ऑप्शंस दिखाए जाते हैं उतने ही ज़्यादा हम कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। ये लेना चाहिए कि वो लेना चाहिए, ब्राइट कलर लेना चाहिए कि डार्क कलर लेना चाहिए। आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए थीम सिलेक्शन के हवाले से हम आपको कुछ पॉइंटर्स बताने वाले हैं, जिनकी मदद से आप एक अच्छा थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये जान लेना है कि आप जिस टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं वो थीम उसको कॉम्प्लीमेंट करता हो, उसमें वो सारे फीचर्स मौजूद हों जो उस टाइप की वेबसाइट के लिए दरकार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ई कॉमर्स का स्टोर बना रहे हैं या प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस थीम में वो सारे फीचर्स होने चाहिए जो एक प्रोडक्ट टाइप की वेबसाइट को सपोर्ट करें। या अगर एक आप सर्विसेज बेस्ड की वेबसाइट बना रहे हैं या कोई ब्लॉग बना रहे हैं या कोई लैंडिंग पेज बना रहे हैं, तो उस थीम में वो सारे ऑप्शन होने चाहिए जो आपकी उस टाइप की वेबसाइट को सपोर्ट करे। ये पॉइंटर्स चेकलिस्ट चेक होने के बाद आप देखेंगे कि वो उस थीम की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक थीम का डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है लेकिन दैट इज़ अ पुअरली कोडेड थीम। उसकी स्पीड अच्छी नहीं है। जब आप उसको खोलते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू लोड होम पेज। आपने ये भी मद्देनज़र रखना है कि जो थीम आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी स्पीड भी जो है वो ऑप्टिमाइज्ड हो, वो थीम स्पीड के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड हो। किसी भी वेबसाइट पेज या थीम की स्पीड चेक करने के लिए आप थीम का डेमो ओपन करेंगे। आपके पास बहुत सारे फ्री थीम्स हैं जो कि अपना डेमो ऑफ़र करते हैं, और पेड थीम्स हैं वो भी अपना डेमो ऑफ़र करते हैं, ताकि आप थीम को ख़रीदने से पहले उसका डेमो देख लें। आप वो डेमो का लिंक उठाएंगे और गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स गूगल करेंगे, उसको सर्च कर लेंगे। उस टूल की मदद से आप जान सकते हैं कि आपका थीम जो है वो कितना मोबाइल फ्रेंडली है, कितना वो फास्ट लोडिंग थीम है।
स्पीड के बाद हम देखेंगे कि हमारा थीम डिफरेंट डिवाइसेस पे कैसे बिहेव करता है। इट शुड वर्क एक्सीलेंट ऑन ऑल डिवाइस साइजेस। अगर हम मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं तो वेबसाइट बेहतरीन दिखनी चाहिए। अगर हम टैबलेट पे ओपन कर रहे हैं तो भी हमारा थीम जो है बिल्कुल परफेक्ट वर्क करना चाहिए। अगर हम उसको डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो वहाँ भी उसको ठीक दिखना चाहिए। हमारे साइट का डिज़ाइन डिफरेंट डिवाइसेस की विड्थ और हाइट के हिसाब से अपने आप को खुद जब एडजस्ट कर रहा होगा तो उसे हम कहेंगे इट्स अ रिस्पॉन्सिव थीम। तो आपका थीम जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मल्टीपल डिवाइसेस पे वर्क करना चाहिए। थीम आपका मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, उसके लिए आप गूगल का मोबाइल फ्रेंडली पेज टूल यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने थीम का यूआरएल देंगे और उसको जब टेस्ट करेंगे तो वो आपको एक पूरा स्कोर बन के आ जाएगा कि आपका जो सिलेक्टेड थीम है वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ब्लॉग है तो हो सकता है आपकी मेजॉरिटी ऑफ रीडर्स जो हैं वो मोबाइल स्क्रीन पे आपकी वेबसाइट पे आ रहे हों। तो लाजमी है कि आपका जो थीम है, आपकी जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो हर डिवाइस के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव के साथ साथ आपका थीम जो है वो क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल होना चाहिए। अगर आप उसको गूगल क्रोम पे ओपन करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट जैसे आपने सोचे थे, जैसे आपने डिज़ाइन किए थे, वैसे ही रेंडर होने चाहिए। अगर आप उसको फायरफॉक्स पे खोलते हैं तो भी वो एलिमेंट्स बिल्कुल ठीक नज़र आने चाहिए। अगर आप उसको सफारी पे खोलते हैं तो भी वो सारे एलिमेंट्स बिल्कुल ठीक नज़र आने चाहिए। तो आपने जो भी थीम परचेज़ करना है या फ्री का आपने थीम यूज़ करना है, उसको आप अगर उसका डेमो अवेलेबल है तो उसके डेमो से आप उसका ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी चेक कर लेंगे। अगर डेमो अवेलेबल नहीं है तो किसी टेस्ट इंस्टॉल पे आप उसको चेक कर लेंगे कि ये थीम डिफरेंट ब्राउज़र्स के साथ कैसे बिहेव करता है। उसके बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका थीम जो है वो मोस्ट पॉपुलर प्लगइन्स जो हैं उनके साथ कंपैटिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के प्लगइन हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हो गया, आपके एसईओ के प्लगइन हैं, उसमें योस्ट एसईओ हो गया, उसमें एसईओ प्रेस हो गया, या फिर आपके पेज बिल्डर्स के प्लगइन हैं, या आप किसी भी मकसद के लिए अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें जो आप प्लगइन्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ई कॉमर्स का स्टोर बना रहे हैं तो आपने उसके लिए एक सेट ऑफ प्लगइन सेलेक्ट किए हैं, तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपकी साइट के लिए जो आप साइट बना रहे हैं उसमें जितने भी प्लगइन्स यूज़ होंगे आपका सिलेक्टेड थीम जो है वो उनके साथ कंपैटिबल है, उसके साथ इश्यूज़ नहीं आएंगे। उसके साथ साथ अगर आप किसी मल्टीलिंगुअल साइट पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी साइट अरबिक में भी है, आपकी साइट इंग्लिश में भी है, आपकी साइट स्पेनिश में भी है, आपकी साइट उर्दू में भी है, तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि उस थीम में मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कि उस वो थीम मल्टीलिंगुअल जो प्लगइन्स हैं उनको सपोर्ट करता है। अगर कोई थीम आप इंस्टॉल करते हैं, आया उसके साथ कोई अपना ही पेज बिल्डर तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक थीम आपने इंस्टॉल किया, उसने आपको अपने साथ एक पेज बिल्डर दे दिया कि हमारा पेज बिल्डर यूज़ करके आप आसानी से पेजेस और पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन वो पेज बिल्डर अगर पॉपुलर नहीं है, कोई और उसको यूज़ नहीं कर रहा, उस थीम से बाहर वो पेज बिल्डर यूज़ नहीं हो रहा, तो आपने ट्राई करना है कि ऐसे थीम को अवॉइड करें। उसकी वजह ये है कि आप बाउंड हो जाएंगे उसी थीम को यूज़ करने के लिए। अगर आप थीम स्विच करेंगे, क्योंकि वो पेज बिल्डर उसी थीम के लिए बना था, तो आप किसी दूसरे थीम पे जाने के लिए आपको अपनी पूरी साइट हो सकता है दोबारा से स्ट्रक्चर करनी पड़े, दोबारा से रीडिज़ाइन करनी पड़े। तो अगर आप पेज बिल्डर का इंतखाब कर रहे हैं तो किसी ऐसे पेज बिल्डर का इंतखाब करें जो कि बहुत पॉपुलर हो, बहुत सारी साइट्स के साथ यूज़ होता हो, बहुत सारे थीम के साथ कंपैटिबल हो, ताकि अगर आप ए थीम से बी थीम पे स्विच करें तो आपका पेज बिल्डर ए पे भी काम कर रहा था, अब आपका पेज बिल्डर बी के साथ भी काम करेगा। उसके साथ साथ आपने देखना है कि थीम, अगर आपने पेड थीम लिया है तो उसकी सपोर्ट कैसी है।
ऑलमोस्ट ऑल पेड थीम्स जो है वो अच्छी सपोर्ट ऑफ़र करते हैं, लेकिन कुछ थीम्स की सपोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, कुछ थीम्स की सपोर्ट कुछ कमज़ोर होती है। तो आपने देख लेना है कि जो थीम आप परचेज़ करने जा रहे हैं, अगर आप पेड थीम ले रहे हैं तो क्या उसकी सपोर्ट अच्छी है, क्या उसकी सपोर्ट ऐसी है, क्या क्या दूसरे यूज़र्स का एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा रहा जिन्होंने पहले थीम परचेज़ किया था। उसके साथ साथ आपने ये देख लेना है कि थीम कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी वर्डप्रेस 5.9 वर्ज़न चल रहा है, तो हमने देख लेना है क्या ये थीम वर्डप्रेस 5.9 के साथ कंपैटिबल है, क्या 5.8 के साथ कंपैटिबल है, लास्ट अपडेट इसकी कब आई थी, या अगर ये थीम 2 साल पहले बना था तो 2 साल में इसकी कितनी अपडेट्स आ चुकी हैं। अगर तो फ्रीक्वेंट्स अपडेट्स आती रहती हैं तो इसका मकसद है कि वो थीम का जो डेवलपर है, थीम का जो ऑथर है, उस थीम को रेगुलरली वर्डप्रेस की अपडेट्स के साथ साथ अपडेट करता रहता है। अगर तो उसकी अपडेट्स बहुत पुरानी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल पहले थीम आया था और उसकी अपडेट 6 माह पहले आई थी, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई, लेकिन इस दौरान वर्डप्रेस कई दफ़ा अपडेट हो चुका है, तो वो थीम, इसका मतलब है उसके डेवलपर्स जो हैं या उसके जो ऑथर्स हैं उसको रेगुलरली मेंटेन नहीं कर रहे। और उसके बाद आपने ये भी देख लेना है कि जो दूसरे यूज़र्स का एक्सपीरियंस उस थीम के साथ कैसा है, उसकी रेटिंग्स और रिव्यूज़ कैसे हैं। अगर कोई पेड थीम आप ले रहे हैं तो उस मार्केट प्लेस पे ज़रूर उसकी रेटिंग्स और रिव्यूज़ भी मौजूद होंगे, तो वो भी आपने चेक कर लेने हैं। ये थी कुछ चेकलिस्ट जो कि आपको हेल्प करेगी एक अच्छा थीम सेलेक्ट करने में, कि एक अच्छा थीम जो है वर्डप्रेस का क्या होता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो होपफुली आप अपनी किसी भी टाइप की वेबसाइट के लिए एक बहुत ज़बरदस्त थीम सेलेक्ट करने में कामयाब रहेंगे। अब हम सीखेंगे वर्डप्रेस के थीम्स को डिफरेंट तरीक़ों से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे थीम जो वर्डप्रेस की थीम्स की डायरेक्टरी पे अवेलेबल हैं, उनको हम वर्डप्रेस के विद इन डैशबोर्ड से इंस्टॉल कर सकते हैं। और कुछ थीम्स उनमें फ्री होते हैं, मोस्ट ऑफ देम जो कि वर्डप्रेस की थीम्स की डायरेक्टरी पे हैं, और कुछ थीम जो है वो प्रीमियम मॉडल पे भी होते हैं। प्रीमियम मॉडल में ये होता है कि आपको बेसिक फ़ीचर्स जो हैं वो फ्री में दिए जाते हैं, और अगर आपने उन फ़ीचर्स को एक्सटेंड करना है, अगर आपको मज़ीद फ़ीचर्स चाहिए तो आपको उसी थीम का पेड वर्जन लेना होगा। एक और तरीका ये है कि अगर आपके पास थीम की फ़ाइल्स हैं, अगर आपने थीम खुद से डेवलप किया है, अगर आपने थीम कहीं इंटरनेट से डाउनलोड किया है, तो आप उन फ़ाइल्स की मदद से थीम को इंस्टॉल कैसे करेंगे। उसके बाद कुछ पेड थीम्स होते हैं, किसी मार्केट प्लेस से आपने थीम ख़रीदा, उसकी फ़ाइल्स आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे और उनको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। अब हम देखेंगे वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करने के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। सबसे पहले हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करेंगे, उसके बाद हम अपीयरेंस में जाएंगे, तो वहाँ पे हमें वर्डप्रेस के जो प्री इंस्टॉल्ड थीम्स हमारे पास हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर हमने कोई नया थीम इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, या हमारे पास ये बड़ा सा ऐड न्यू थीम का बॉक्स है, इसको क्लिक कर लेंगे। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो सारे थीम्स लोड हो जाएंगे जो वर्डप्रेस की थीम्स की डायरेक्टरी पे अवेलेबल हैं। उनमें से आप मुख्तलिफ यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं कि हमें लेटेस्ट थीम चाहिए, या हमें फेवरेट्स चाहिए, या हम फ़ीचर का भी फ़िल्टर लगा सकते हैं कि हमारी किस टाइप की वेबसाइट है, हमारी लेआउट क्या होने चाहिए, उसमें फ़ीचर्स क्या क्या होने चाहिए। तो उन फ़ीचर्स के थ्रू आप थीम को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो हम पॉपुलर पे जाएंगे, पॉपुलर में हमें यहाँ पे डिफरेंट थीम्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से हमें जो भी पसंद आता है हम उसकी डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी रेटिंग्स आ रही हैं, इसका वर्जन कौन सा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और राइट साइड पे आपको इसी थीम का एक छोटा सा प्रीव्यू नज़र आएगा।
यहाँ डायरेक्टरी में हमें मुख्तलिफ़ किस्म के थीम नज़र आ रहे हैं। जो हमने फ़िल्टर्स ऊपर अप्लाई किए हैं उनके मुताबिक हमें यहाँ पे बहुत सारे थीम्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। हमें जो भी थीम पसंद आ रहा होगा उस पे हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पॉपुलर एफएक्स थीम का इंस्टॉल करना है, तो हो क्या रहा है, बैकग्राउंड में इसकी फ़ाइल्स डाउनलोड होंगी और ये थीम खुद ब खुद जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अभी हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है, हम इसको यहीं से एक्टिवेट कर सकते हैं। थीम को एक्टिवेट करने के बाद जब हम अपनी साइट देखेंगे तो हमें वहाँ पे कुछ मुख्तलिफ़ मनाज़र नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने ये थीम एक्टिवेट किया है तो साइट की लेआउट कुछ ऐसी नज़र आ रही है। अगर हम डिफरेंट थीम लगाते हैं तो हमारी साइट का जो डिज़ाइन है वो हमें कुछ तब्दील नज़र आना शुरू हो जाएगा। हर थीम जो है वो अपना डिज़ाइन अलग से रखता है। तो ये हो गया तरीका इंस्टॉल करने का वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से थीम अगर आपने इंस्टॉल करना था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास थीम की फ़ाइल्स हैं, आपने थीम परचेज़ किया है या आपने थीम कहीं से फ्री का थीम डाउनलोड किया है, तो आप अपलोड थीम में जाएंगे, चूज़ फाइल में जाएंगे, अपने थीम की ज़िप फाइल सेलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा कि आपने थीम को ज़िप फाइल में ही अपलोड करना है। अगर कोई उसकी और टाइप है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी रैर टाइप है या आर टाइप है या कोई और ज़िप का फॉर्मेट है, तो आपने वो यूज़ नहीं करना। डॉट ज़िप की ही फ़ाइल अगर आप अपलोड करेंगे तो वही एक्सेप्टेबल होगी आपके थीम के कस्टम थीम अपलोड वाले ऑप्शन से। यहाँ से हमने अपने थीम की ज़िप फाइल सेलेक्ट की, उसको हम अपलोड कर लेंगे और इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इंस्टॉल नाउ बटन आपकी थीम की फ़ाइल को अपलोड भी कर देगा और साथ साथ उसको इंस्टॉल भी कर देगा। उसके बाद यहाँ से हम इस जो हमने अभी थीम अपलोड किया है उसको एक्टिवेट कर लेंगे। अब ये सारा जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ इसी थीम के हैं। ये इसका एक इजी टू सेटअप विज़िट बना हुआ है जिसको आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके रिक्वायर्ड जो प्लगइन्स हैं वो सारे आप पे खुद ब खुद इंस्टॉल होंगे। जो भी इसकी सेटिंग्स हैं वो सारी खुद ब खुद अप्लाई हो जाएंगी और आपको एक बेहतरीन किस्म की वेबसाइट बनी बनाई जो है वो नज़र आएगी। इसको आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं और वापस आप डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको ये जो मैसेज दिखा रहा है ये इसका मतलब ये है कि इस थीम को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए आपको इन एड ऑन प्लगइन्स की ज़रूरत है जो कि आप इंस्टॉल यहीं से कर सकते हैं। थीम इंस्टॉल करने के बाद अगर हम इसका लेआउट देखेंगे तो अभी हम देख रहे हैं कि इसका डिज़ाइन मज़ीद चेंज हो गया है। ये एक पेड थीम था इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। ये था सेकंड मेथड ऑफ इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस थीम। अभी हमने जो थीम इंस्टॉल किया था उसको हम डिलीट कर लेते हैं एंड वी कम बैक टू अ डिफ़ॉल्ट थीम 2021। जो थीम अभी हमने इंस्टॉल किया था उसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे और इसी थीम को हम एक और मेथड से इंस्टॉल करेंगे। तो इस फोल्डर में हमारी थीम की फ़ाइल्स पड़ी हैं। इन थीम्स की फ़ाइल को हम जो है यहीं पे क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। थीम की फ़ाइल्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें थीम का फ़ोल्डर मिलेगा। जब हम ओपन करेंगे तो हमें इस तरह की फ़ाइल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये वो टेम्पलेट फ़ाइल्स हैं जिसका हमने पिछले लेसन्स में ज़िक्र किया था। इस फ़ोल्डर को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हमारा जहाँ पे हमने थीम इंस्टॉल कर रहे हैं, जो हमारी साइट ओपन है, अभी हमारे पास डेमो डॉट लोकल ओपन है, तो हम अपने लोकल से डेमो की जो है वो फ़ाइल्स ओपन कर लेंगे। डेमो की हमने फ़ाइल्स ओपन की, ऐप के फ़ोल्डर में गए, पब्लिक के फ़ोल्डर में गए। ये उस सूरत में है जब आप लोकल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे अपने सिस्टम को एक लोकल सर्वर बनाने के लिए। वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में आने के बाद हम WP कंटेंट का फ़ोल्डर ओपन करेंगे। WP डैश कंटेंट में हमें डिफरेंट फ़ोल्डर्स नज़र आएंगे। यहाँ पे हम थीम्स का फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे। थीम्स का फ़ोल्डर ओपन करने के बाद हम इसको यहाँ पे फ़ाइल को हम अपनी को पेस्ट कर देंगे। पूरा फ़ोल्डर जो थीम का हमने पहले कॉपी किया है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
उसके बाद जब हम अपने डैशबोर्ड में जाएंगे और इस थीम्स के पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे ये जो थीम अभी हमने फोल्डर में पेस्ट किया है वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है। इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर लेंगे और अगर ये हमने इसके विज़िट को यूज़ करना है, ये आपको थीम की ही फंक्शनैलिटी है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है कि आप एक जो थीम है उसको डेमो की तरह कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वो ये सारी चीज़ें थीम खुद से सेटअप करेगा। जो भी कंटेंट क्रिएट करना होगा, जो भी मेन्यू क्रिएट करने होंगे, जो भी सेटिंग्स होंगी, जो भी प्लगइन्स रिक्वायर्ड होंगे, वो सारे खुद ब खुद इंस्टॉल होंगे और आपको डेमो की तरह एक वेबसाइट बनी बनाई मिल जाएगी। हम इसको स्किप कर लेंगे और वापस डैशबोर्ड में आएंगे और जब हम साइट को रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे तो हमें जो न्यू थीम हमने इंस्टॉल किया है वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है। तो ये थे डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंस्टॉलिंग अ वर्डप्रेस थीम। आप वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी ज़िप फाइल से भी थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस के एडमिन से भी आप थीम अपलोड कर सकते हैं और जहाँ पे आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की फ़ाइल्स हैं वहाँ पे आप थीम की फ़ाइल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस की थीम की डायरेक्टरी वाले मेथड से जो भी आपने थीम इंस्टॉल किए थे उनको आप डायरेक्टली wordpress.org/themes पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर फॉर सम रीज़न आप वर्डप्रेस के बैकएंड से फॉर एग्जांपल जब आप थीम्स में जाते हैं, डैशबोर्ड, अपीयरेंस और थीम वहाँ से ऐड न्यू करते हैं, वहाँ पे फॉर सम रीज़न अगर आपको थीम्स नज़र नहीं आते या आप इंस्टॉल नहीं कर पाते तो आप वर्डप्रेस की थीम की डायरेक्टरी को डायरेक्ट खोल के यहाँ से भी थीम को डाउनलोड करके दूसरे मेथड से इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी थीम यहाँ से डाउनलोड किया, उसकी ज़िप फाइल आपके पास आ गई और आपने उसको फाइल वाले मेथड के थ्रू अपने साइट पे इंस्टॉल कर लिया। तो ये था वर्डप्रेस के थीम्स का ओवरव्यू कि आप डिफरेंट मेथड से थीम को इंस्टॉल कैसे करेंगे। अभी हमने देखा कि वर्डप्रेस के थीम को डिफरेंट तरीक़ों से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से कोई फ्री थीम इंस्टॉल करना है तो वो कैसे होगा, या अगर आपके पास किसी थीम की ज़िप फाइल है तो उस फाइल के थ्रू आप थीम इंस्टॉल कैसे करेंगे। ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आप कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो, जैसा वो इमेज में नज़र आता है या जैसा वो उसके स्क्रीनशॉट में नज़र आता है, हो सकता है इंस्टॉलेशन के बाद आपको वैसी कंप्लीट लेआउट नज़र ना आए। उसकी वजह ये है कि आपने या तो थीम आपको ऑप्शन देगा कि आप वन क्लिक के साथ उसकी वैसी ही लेआउट जनरेट कर लें, या फिर आपको मैन्युअली वो सारे पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो अगर आपको ऐसा दिखता है कि आपने थीम इंस्टॉल किया है और आपने अपनी वेबसाइट खोली है, वो बिल्कुल वैसी नहीं दिख रही जैसी कि थीम के बैनर पे है या थीम के स्क्रीनशॉट पे है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, ये कोई बग या इशू नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए या तो थीम आपको वन क्लिक डेमो की ऑप्शन देगा, उसको आप यूज़ करते हुए सारा डेमो इंपोर्ट करेंगे, या फिर वो सारे पेजेस आप खुद से सेट करेंगे, सारे ऑप्शंस आप खुद से सेट करेंगे और उस तरह की एक कंप्लीट वेबसाइट खुद से बनाएंगे। अब हम जानेंगे कि फ्री और पेड थीम्स में क्या फ़र्क होता है। वर्डप्रेस की थीम्स की डायरेक्टरी पे थाउजेंड्स ऑफ थीम्स आपको मिलेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब थीम्स जो है वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला कि बिल्कुल फ्री थीम, आपने उसको यूज़ करना है, आपने किसी को भी कुछ भी पे नहीं करना। दूसरा होता है कि आपने एक थीम को इंस्टॉल किया, उसके बेसिक फीचर्स आपको फ्री में मिल जाते हैं, बट कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको उनके लिए थीम का पेड वर्जन लेना पड़ता है। और तीसरी किस्म इसकी होती है जिसमें थीम होता ही बिल्कुल पेड है, आपको उसका कोई फ्री वर्जन टेस्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं होता।
पेड और फ्री थीम्स में फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि पेड थीम में आपको फीचर्स कुछ ज़्यादा मिल जाते हैं। वो आपका टाइम सेविंग होता है। इस सेंस में हो सकता है कि आपका जो पेड थीम है, जैसा कि अभी हमने पिछली वीडियोस में देखा कि उसमें एक इंस्टॉलेशन विज़िट होता है, एक आपको गाइड प्रॉपर मिलती है, वन क्लिक से आप पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो आपने इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई एक स्टोर का पेड थीम ख़रीदा। उस पेड थीम में अगर आपको वन क्लिक इंपोर्ट की ऑप्शन है, तो जब आप वन क्लिक इंपोर्ट की ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपके सारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स खुद से इंस्टॉल होंगे, आपकी सारी सेटिंग्स खुद से अप्लाई होंगी, सारे पेजेस खुद से क्रिएट होंगे, और जब ऑल डन का आपको मैसेज आएगा और आप अपनी साइट एक्सप्लोर करेंगे तो वो बिल्कुल वैसी ही दिखेगी जैसी कि थीम के डेमो में थी। फ्री थीम में ये सारी चीज़ें आपको खुद से बनानी पड़ती हैं। आपने पेजेस भी खुद से क्रिएट करने हैं, आपने सेटिंग्स भी खुद से अप्लाई करनी है, आपने कलर स्कीम भी खुद से सिलेक्ट करनी है। लेकिन एक फ्री थीम से भी आप एक बेहतरीन किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर आप एक बिगनर हैं, आप सिर्फ वर्डप्रेस सीख रहे हैं, तो आपको पेड थीम्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप फ्री थीम को इंस्टॉल करते हुए अपनी लर्निंग जो है वो जारी रख सकते हैं। आप एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग फ्री अवेलेबल थीम्स। लेकिन जब आप क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, जब आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं और उनकी रिक्वायरमेंट है फॉर अ स्पेसिफिक डिज़ाइन, फॉर अ स्पेसिफिक फीचर जो कि एक पेड थीम ऑफ़र करता है, तो आप अपना टाइम सेव करने के लिए या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पेड थीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड थीम के साथ आपको एक और एडवांटेज होता है कि आपको उसके साथ उसकी सपोर्ट भी मिलती है। नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन मार्केट प्लेसेस उसकी सपोर्ट का टाइम डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कुछ मार्केट प्लेसेस हर थीम की परचेज के साथ आपको 6 मंथ की फ्री सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट का मकसद क्या होता है कि अगर जो एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी है ऑफ थीम, उसमें अगर कोई मसला हो, किसी ब्राउज़र के साथ वो कंपैटिबल ना हो, जो उसकी एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी है वो आपके सर्वर पे रन ना हो रही हो, तो आप एक सपोर्ट टिकट क्रिएट कर सकते हैं और जो उस थीम का ऑथर होगा वो आपका मसला रिज़ॉल्व करेंगे, एंड दे आर बाउंड टू रिज़ॉल्व दैट, क्योंकि आपकी सपोर्ट में वो चीज़ इंक्लूडेड है। फ्री थीम में भी लिमिटेड सपोर्ट अवेलेबल होती है, बट उसमें हो सकता है कि ऑथर आपको बहुत देर से रिप्लाई करे, या आपको उसका रिप्लाई आए ही ना, या उसका कोई सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल ही ना हो। पेड थीम के साथ आपको उसकी 1 ईयर की, मोस्ट प्रोबेबली 1 ईयर की रेगुलर अपडेट्स मिलती हैं कि अगला 1 साल जो भी इस थीम में अपडेट्स आएंगी वो आपको उसके साथ मिल जाएंगी। तो फ्री थीम्स के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स है वर्डप्रेस की अपनी थीम्स की रिपोजिटरी, जो कि आप देख सकते हैं wordpress.org/themes। पेड थीम्स के लिए डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, उनमें सबसे पॉपुलर जो है वो है थीम फॉरेस्ट, उसके बाद मोजो मार्केट प्लेस, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जहां से आप पेड थीम जो है वो खरीद सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ योर साइट, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स और द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर क्लाइंट, आप एक अच्छे थीम का इंतखाब कर सकते हैं। वो अच्छा थीम आपका पेड थीम भी हो सकता है और वो आपका फ्री थीम भी हो सकता है। अब हम सीखेंगे कि थीम कस्टमाइज़र होता क्या है। थीम हमने इंस्टॉल कर लिया, फ्री या पेड जो भी हमारा सिलेक्टेड थीम था वो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हमें उसके कुछ एस्पेक्ट चेंज करने हैं, तो वो हम कहाँ से करेंगे? वो हमारे होंगे थीम कस्टमाइज़र से। वहाँ से हम थीम के हेडर की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, थीम के फुटर की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, साइट का लोगो चेंज कर सकते हैं, कलर्स वहाँ से हैंडल कर सकते हैं। थीम कस्टमाइज़र जो है आपके हर थीम के साथ काम करता है और वहाँ से आप डिफरेंट सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं
या आप कस्टम CSS भी वहाँ से लिख सकते हैं। तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि थीम कस्टमाइज़र क्या होता है और उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। थीम कस्टमाइज़र को एक्सेस करने के लिए अगर तो हम वेबसाइट के फ्रंट एंड पे हैं तो हम टॉप बार में या एडमिन बार भी इसको बोलते हैं, यहाँ से हम कस्टमाइज़ को क्लिक करेंगे तो हम थीम के कस्टमाइज़र में दाखिल हो जाएंगे। और अगर हम वर्डप्रेस के बैकएंड से हम कस्टमाइज़र को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम डैशबोर्ड में से अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ से हम इसके सब मेन्यू कस्टमाइज़ का इंतखाब करेंगे। तो कस्टमाइज़र में हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। या तो हम लेफ़्ट साइड बार में जो ऑप्शन है उनमें से किसी एक को क्लिक करके उसके ऑप्शंस देख सकते हैं, या हम यहाँ पेंसिल के निशान को क्लिक कर सकते हैं कि हमने इस आइटम को या इस एलिमेंट को हमने एडिट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पेंसिल पे क्लिक करते हैं और हम वर्डप्रेस की टैगलाइन को एडिट करेंगे। हम टैगलाइन सेलेक्ट करेंगे, एडिटेड टैगलाइन, तो ये हमारी टैगलाइन एडिट हो गई और राइट साइड पे हमें उसका साथ साथ लाइव प्रीव्यू भी दिखेगा कि जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे नज़र कैसे आएंगी। और यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंट स्क्रीन पे जो है वो हमारी चेंजेस कैसे हमें दिखेंगी। ये हमने टैब सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से हम मोबाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम डिज़ाइन की चेंजेस कर रहे हैं तो हमें पब्लिश करने से पहले डिफरेंट डिवाइस साइज़ पे इनको सेलेक्ट करके देख लेना चाहिए कि ये चेंजेस कैसे नज़र आएंगी। और अगर हमने कोई लोगो लगाना है तो हम अपनी मीडिया लाइब्रेरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई नई फाइल जो है वो भी अपलोड कर सकते हैं लोगो की जगह। तो यहाँ से हम अपना लोगो चेंज भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह लेफ़्ट साइड बार में हमें मज़ीद ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर तो हमने कोई लाइट कलर सेलेक्ट किया हुआ है तो हमें साथ में डार्क मोड का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ से हम साइड का ओवरऑल बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हम कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हैं। और यहाँ से हमें डार्क मोड का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है, डार्क मोड को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मज़ीद हमें बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन हमारे पास है, मेन्यूज़ का हमारे पास है। मेन्यू थीम में कितनी लोकेशंस हैं ये आपके थीम पे डिपेंड करता है। हो सकता है किसी थीम में 2 मेन्यू लोकेशंस हों, किसी में 1 हो और किसी में उससे भी ज़्यादा हों। तो यहाँ पे इस थीम में 2 मेन्यू लोकेशंस हैं। एक आपका मेन मेन्यू है, उसमें भी मेन मेन्यू असाइंड है जो कि आपका यहाँ टॉप पे डिस्प्ले हो रहा है, और दूसरा सेकेंडरी मेन्यू है जो कि आपका यहाँ पे फुटर में डिस्प्ले हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंडरी मेन्यू हम यहाँ से हटा देते हैं तो फुटर वाला मेन्यू यहाँ से गायब हो गया है। इसी तरह इस थीम के मज़ीद कस्टमाइज़र में मज़ीद ऑप्शंस हैं। विजिट्स भी आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, होम पेज की सेटिंग्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके होम पेज पे जो है वो आपकी लेटेस्ट पोस्ट नज़र आती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका होम पेज जो है वहाँ पे कोई और कंटेंट नज़र आना चाहिए तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ से पेज चेंज किया है, होम पेज का कंटेंट भी यहाँ पे चेंज हो गया। सिमिलरली आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो ब्लॉग पोस्ट हैं जो पहले होम पेज पे शो हो रही थी, अब हम उसको भी एक पेज असाइन कर देंगे कि आपकी जो ब्लॉग की पोस्ट हैं वो कौन से पेज पे असाइन होंगी। इसी तरह जो भी हमने सेटिंग्स चेंज करनी है, पेजेस का, आर्काइव के पेजेस का हम देख लेंगे कि हमने ब्लॉग पोस्ट की जो है वो फुल टेक्स्ट शो करना है या एक छोटी सी समरी शो करनी है। अगर हम समरी सेलेक्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट बिल्कुल शॉर्ट हो गया है। अगर हम फुल टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे इसकी पूरा कंटेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके साथ साथ हम ये हर थीम के साथ ऑप्शन होता है कि आप कस्टम CSS यहाँ पे ऐड कर सकें। अगर आपने बगैर अपनी टेम्पलेट फाइल्स को मॉडिफाई किए आप यहाँ से भी अपने थीम में एडिशनल CSS लिख सकते हैं। और बाकी ये सारे जो लेफ़्ट साइड पे आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, हो सकता है डिफरेंट थीम के हिसाब से आपको ये यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएँ। जब आप सारी चेंजेस अपनी फाइनल कर लेंगे, सारी चेंजेस आप मुतमईन हैं कि आपकी वेबसाइट अच्छी दिख रही है, आपने सारी चेंजेस ठीक कर ली हैं, तो आप पब्लिश के बटन को क्लिक कर लेंगे
और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को एक न्यू टैब में खोल के देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखती है। तो जो भी चेंजेस हमने अप्लाई की थी, हमने लोगो चेंज किया, हमने बैकग्राउंड चेंज किया, हमने होम पेज की सेटिंग्स चेंज की, वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई हैं।